सुबह बखैर नाजरीन, खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। सुबह के 8:37 का वक्त हुआ चाहता है और हर सुबह आपके सामने जब हाजिर रहते तो कोशिश करते हैं कि आपको हर खबर से बाखबर करें, उन खबरों से बाखबर करें जो अभी शह सुर्खियाँ हैं, जिन पर पूरी दुनिया की नज़र है और जम्मू कश्मीर के लोग जिस खबर को देखना चाहते हैं। सिर्फ देखकर आप छोड़ते नहीं हैं, बल्कि जिस तरीके से आप हमारे राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर आकर अपनी बात रखते हैं, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज की नशरियात में भी आप हमारे साथ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे और हर उस खबर पर अपनी आरा रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, जो खबर हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज के अहम तरीन मौज़ूआत और मामलात में सबसे पहले मौसम का मिजाज। सियासत में गर्मी तो है ही, लेकिन रियासत के मौसम में भी गर्मी है। सरहदों का हाल भी बताएंगे, एक नौजवान की मौत हुई है वो भी बताएंगे। पहलगाम सानिया के बाद पैदाशुदा सियासी बहरान के अंदर सालिसी का किरदार कुछ लोग निभाना चाहते हैं, क्या कामयाबी हासिल होगी, इस खबर से भी आपको रूबरू करवाएंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें अभी तक कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाइयां मुसलसल चलती रहेंगी। यह खबर है क्या, कौन कार्रवाई कर रहा है, कहां पर कार्रवाई हो रही है और सब इस कार्रवाई के साथ क्यों है, इस पर भी तज्जिया और तबसरा होगा। सरहद पार के हालात से भी आपको रूबरू करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हर खबर से आप बाखबर रहेंगे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ हर पल खबर आपके सामने रखता है, खबर तह तक, और यही हमारा वादा है। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। और हिस्ट्री ऑफ द डे आपके लिए इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि याद माजी बड़ी अजाब है या रब, छीन ले कुव्वत हाफिजा मेरा। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो बुलाने से भी नहीं बुलते हैं, लेकिन हम जब आपके सामने रखते हैं तो सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि माजी से कुछ सबक हासिल करके मुस्तकबिल को सही तरीके से संवारा जाए। इतवार का दिन है, चाय की चुस्की आप ले लीजिए और प्रोग्राम में देखिएगा सबसे पहला पड़ाव हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ हमेशा की तरह 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी प्रोग्राम, लेकिन हमारी तरजीहात में जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल या ख़ास तौर से पहलगाम हमले के बाद 22 अप्रैल के बाद इस एक हफ्ते के दौरान जिसको मुकम्मल होने जा रहा है, क्या कुछ सियासी तौर और सलामती के एतबार से हुआ है और इस वक्त की सरगर्मियों पर मुसलसल नजर है, ये सारा प्रोग्राम में आगे चलकर मगर सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे या इतिहास के पन्नों को ज़रा पलट कर देखते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज अप्रैल की 27वीं तारीख है और शहंशाह जहांगीर ने बगावत करने वाले शहजादे खुसरो को 27 अप्रैल 1606 को आज के दिन गिरफ्तार किया था। और बताया जाता है कि सियासी तौर मुगलिया सल्तनत के दौरान ये वो वाक़या था जिसने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी। उस वक्त मुल्क जिग्राफिया तौर पर देखेंगे तो बहुत बड़ा था। वागनगिरा के किले पर मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर ने 26 अप्रैल और उसके बाद 27 अप्रैल के दरमियानी शब 1705 को आज के दिन कब्जा किया था। मुगल हुक्मरान मोहम्मद शाह का इंतकाल 27 अप्रैल 1748 को हुआ। ये वो बड़े इंसिडेंट जो मुगलिया दौर के या मुगलिया सल्तनत से जुड़े हैं। 1859 में शुमाली अटलांटिक समंदर में आज ही के दिन पेमोनाना नामी जहाज डूब गया। 400 से ज्यादा लोगों की जान इसमें गई। क्रू मेंबर्स शामिल थे, मुसाफिर थे। 1859 में दिन आज का आता है। अमेरिका के साबिक 18वें सदर ओलिसिस एस ग्रांट की पैदाइश 27 अप्रैल 1882 को आज के दिन हुई थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पहली बार आला तालीम में खवातीन के दाखिले को 27 अप्रैल 1878 को मंजूरी दी और इस तरीके से खवातीन के लिए भी एक कदम यूनिवर्सिटी हुकाम ने उठाया। आज ही के दिन 1896 में फ्रांसीसी माहिर फिजिक्स और फिलोसफर लुइस विक्टर डी ब्रॉगली की पैदाइश हुई, जिनकी कई थ्योरीज आज बड़ी किताबों का हिस्सा हैं। आज ही के दिन 27 अप्रैल 1908 में चौथा जावेद ओलंपिक खेल का इफ्तिताह लंदन के अंदर हुआ। ओलंपिक गेम्स शुरू हुई 1908 में लंदन के अंदर, उस वक्त का मेगा इवेंट, लेकिन शुरुआत आज के दिन हुई थी। अमेरिकी सूबा सैन फ्रांसिस्को के अंदर या सैन फ्रांसिस्को में
27 अप्रैल 1937 को आज के दिन गोल्ड गेट ब्रिज को खोला गया, जो सयाहत के एतबार से कई बरसों तक काफी मकबूल रहा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तहत अमेरिका में 27 अप्रैल 1937 को रकम की अदायगी पहली मरतबा की गई थी। सोवियत यूनियन या यूएसएसआर ने आज ही के दिन पॉलिश हुकूमत अपने ताल्लुकात ख़त्म करने का फैसला पोलैंड के साथ 27 अप्रैल 1943 में हुआ, और ये वो वक्त था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया के कई ममालिक बुरी तरह मुतासिर हुए थे। और दारुल हुकूमत दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज का इफ्तिताह आज के दिन ही 1960 में हुआ। भारत के अंदर हिंदुस्तान और आलमी तारीख में या इतिहास के पन्नों में ये बड़े वाक़यात, वो घटनाएं, कुछ सबक आमोज, कुछ से सबक सीखने की ज़रूरत, और कुछ ऐसी चीज़ें जो वक्ती तौर शायद बहुत कुछ बताती भी हैं हुकूमतों को भी, अरबाब इक़्तिदार को भी और आम शहरियों को भी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, इससे पहले दीगर मौज़ूआत पे जाएं। सबसे पहले ज़रा आपको अपडेट मुख्तलिफ हिस्सों से देते चले। शुमाली भारत के अंदर सख्त किस्म की गर्मी है, और इस गर्मी के बीच महकमा मौसमियात जम्मू कश्मीर की जानिब से भी कुछ पेशन गोइयाँ की गई हैं। कुछ इलाकों में लोगों को मशवरे दिए गए हैं, और 1 मई के बाद मुख्तलिफ हिस्सों में जम्मू कश्मीर के अंदर बारिशों और हल्की बर्फबारी बालाई इलाकों के अंदर, जिसका एक और मरहला होगा। महकमा मौसमियात ने इसकी पेशन गोई कर दी है। चलिए जनाब, सबसे पहले जरा महकमे मौसमियात की पेशन गोई से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां पर मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात ने मुश्तरका तौर पर इस बात की और तवज्जो दिलाई है कि आने वाले दिनों में पारा बढ़ सकता है, यानी गर्मी की शिद्दत जो है वो आपको महसूस हो सकती है, और ये महसूस इस हद तक होगी कि इसको हीट वेव तक भी माना जाएगा। वेदरमैन जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आज से महकमा मौसम में थोड़ी सी तब्दीली भी दिखेगी। बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी होंगी। 2 मई से 3 मई के दरमियान भी इस तरीके का सिलसिला चलेगा। एक तरफ से हल्की बारिशें 2 और 3 मई को होगी, लेकिन फिलहाल ये बताया गया है कि जनाब जब गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी तो आपने पानी का एहतमाम करना पड़ेगा, यानी पीने का पानी ज़्यादा पीजिएगा, अंदर रहिएगा, और स्पेशली 12 बजे से 3 बजे के दरमियान गर्मी जो है वो बढ़ सकती है। और ये सिलसिला जो है वो 28 अप्रैल से 1 मई के दरमियान रहेगा, जब हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करेंगी जी जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस दौरान कहीं पर भी बारिशें और इस तरीके से हल्की बारिशों का कोई भी इम्कान नहीं है। लेकिन 1 मई के बाद आपको 2 मई और 3 मई को हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी दिखेंगी, बादल भी कहीं पर दिखेंगे। और उस दौरान जो किसान भाई है जो खेतों के अंदर स्प्रे करते हैं, उनके लिए कहा गया कि 2 और 3 मई को आप ज़रा एहतियात कर दें, क्योंकि सूरत हाल होगी, कहीं पर तेज़ हवाएं चलेंगी, कहीं पर बारिशें भी हो सकती है। और बारिशों और इसके बीच में इतला यही है कि फ़िलहाल जो इतला है 28 से 1 मई तक हीट वेव का बहुत ज़्यादा असर रहेगा। पारा दर्जा हरारत जो है वो ऊपर आएगा, और 8 से 9 डिग्री जो रूटीन में रहता है उससे 8 से 9 डिग्री तक चला जाएगा। डेट मीन्स श्रीनगर का दर्जा हरारत जो आपको 30-32 के आसपास भी दिख सकता है। इस तरीके की सूरत हाल जम्मू के अंदर ऑलरेडी पारा गर्म हो गया है जी, दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा दिन में होता है, शिद्दत गर्मी में बढ़ गया है, लेकिन अब आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी बढ़ेगी एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन 2 और 3 मई को हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती थी। ये तो थी जनाब मौसम के मिजाज की खबर, और ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने बागात में काम करना है, मैदानों में काम करना है, उनकी क्या कुछ सूरत हाल हो सकती है। और स्पेशली अब हीट वेव बढ़ेगी तो 12 से 3 बजे के दरमियान आपने बड़ा एहतियात करना है। बाहर आना है तो ज़रा एहतियात के साथ चले, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ये माहिरीन की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिन लोगों ने सफ़र करना है उन लोगों के लिए भी खबर है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र रोक दिया गया है। और यह सफ़र रोकने की बात तब सामने आई जब जिला मजिस्ट्रेट ने बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी की दरख्वास्त को मंजूर किया है। इतलात और खबर यह है कि आज शाम से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लगेगी। शाम को गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लगेगी, और यह मंडे यानी परसों सुबह तक यह सिलसिला चलेगा। रात को अच्छा जी, ये कहा जा रहा कि आज सुबह से ही है, मैं तो थोड़ा सा माजरत चाहूँगा। अभी जो इतलात है कि अभी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार को रोक दिया गया है, और ये कहा गया कि श्रीनगर जम्मू शाहराह पर अब आज तो इतवार है,
कल जो नेक्स्ट डे है मंडे का, तो वहां पर आप सुबह सुबह चल सकते हैं। पूरे दिन, आज पूरी रात किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। तर्जुमान नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन ने बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन दे दिया है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि जो गुज़श्ता दिनों पहाड़ टूटे हैं, जिस तरीके से तबाही इस रास्ते पर हुई है, उस मलबे को हटाना और टनल्स को थ्रू करना, उस ज़िम्मन में हमें काम करने की ज़रूरत है। तो बाज़ाब्ता तौर पर नवयुगा टनल के आसपास से सुबह 8 बजे से यह सिलसिला शुरू हो गया इतवार को, और मंडे 8 बजे तक यह सिलसिला चलेगा और किसी भी गाड़ी को आगे पीछे चलने की कोई भी इजाज़त नहीं होगी। गाड़ियाँ उधमपुर तक आ सकती है, वहाँ काजीगुंड से दूसरी तरफ से काजीगुंड तक आ सकती है। और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने TCU यानी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट उधमपुर के नंबर भी जारी कर दिए हैं, श्रीनगर के नंबर भी जारी कर दिए हैं, और कहा कि नेशनल हाईवे पर अगर आपने सफ़र करना है, जो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उसके बरक्स आपको बड़ी मेहनत करनी होगी जी, आपको इंतज़ार करना होगा, तब जाकर आप यहाँ पर सफ़र कर सकते हो। तो फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सफ़र नहीं होगा, आज रात को कोई सफ़र नहीं होगा। कोशिश की जाएगी जो मलबा, हज़ारों टन का मलबा पड़ा है, उस मलबे को हटाया जाए और किसी न किसी तरीके से शाहराह पर दो तरफा ट्रैफिक चलने की इजाज़त दीजिए। आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, जरा फटाफट से अपडेट करें, ये जो इतला आ रही कल रात देर गई आई थी और अभी इतला आपकी तरफ से भी आई है कि काम शुरू कर दिया गया, किस किस सेक्टर में काम शुरू कर दिया गया, और क्या मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक हाल्ट है या किसी किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त है? जी गौर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जिस तरह से आपने भी कहा कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो है टाइम मांगा है एक दिन का, तो आज सुबह 8 बजे से लेकर यानी कल सुबह 8 बजे तक जो है 24 घंटे तक जो है यहाँ पर टाइम मांगा गया है। क्योंकि रामबन के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों पे, मारूग में या मिहाड़ के इलाके में जो मुख्तलिफ जगहों पे कैप्टेरिया मोड़ पे जो मड स्लाइड आई हुई थी, तो उसके चलते जो है आज दिन भर जो है जगह जगह पर मैन मशीनरी को बरोएकार लाया जा रहा है ताकि यहाँ पर 2 वे बनाया जाए, यानी 4 वे को जो है पूरी तरह से बहाल किया जाए। क्योंकि जो पुराना हमारे पास जो 2 वे था, वहां पर तो आज गाड़ियां जो है कल तक 1 वे ही जो है वो चल रही थी, लेकिन जो नया 4 लेन जो 2 वे जो बना हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे बहुत सारी जगहों पे फ्लाईओवर्स के ऊपर, टनल्स के सामने जो है मलबे के बहुत सारे ढेर है। तो उसको क्लियर करने के लिए आज यहाँ पर सख्ती से कहा गया है कि किसी भी गाड़ी को जम्मू या श्रीनगर जाने की इजाजत जो है वो नहीं होगी। और कल शाम से ही जो है नवयुगा टनल काजीगुंड सेक्टर में या रामसू चिनानी सेक्टर के बैक साइड में जो है सभी गाड़ियों को जो है शाम देर गए जो है उनको रोक दिया गया, और फिलहाल इस समय जो है किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी गई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी इसमें वायलेशन करेगा तो उसको जो है जुर्माना या उसकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, क्योंकि जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं ताकि लोगों की मतलब सहूलियत के लिए जो है कौमी शाहराह को जो है पूरी तरह से जो है। आरिफ, ये फटाफट से बताइएगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी तो क्या इंतजामिया ने कोई नंबर जारी किए हैं कि राब्ता करें जिला इंतजामिया हाईवे अथॉरिटीज के साथ अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो? जी बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से हमारा बनिहाल, रामसू, रामबन या काजीगुंड सेक्टर है, जो नियरेस्ट कंट्रोल जो यूनिट्स है, वहां पर अपने अपने जो ये जो ट्रैफिक के लोग हैं उनको नंबरात दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली कहा गया अगर कोई इतनी ज्यादा कोई मेडिकल इमरजेंसी से कहीं पे एम्बुलेंस है, कोई इस तरह का क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसमें जो है सिफारिश के आधार पर या ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है। अच्छा जी, फटाफट से ये भी बताइएगा, ग़िज़ाई अजनास से भरी गाड़ियां भी हैं जिनमें मुर्गे हैं, भेड़ बकरियां हैं, जो शहर की ओर जा रही है, कश्मीर की ओर जा रही थी, उनकी क्या सिचुएशन है? क्या वो 2 दिन रुक पाएंगी ऐसे? जी सर, मैं इसमें बताता चलूं कि जब ये मामला हुआ तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे पिछले अगर 2-3 दिनों की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा लाइव स्टॉक जो है वो जम्मू से श्रीनगर की ओर जो है ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश की, चूंकि सरकारी सतह पे ये माना जा रहा था कि एक दिन जो है यहाँ पर कौमी शाहराह पे काम की बहाली को अमल में लाया जाएगा। तो लेकिन इन पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा जो 1 वे ट्रैफिक चला उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी पे जो है जम्मू से ही माल बचा। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि कामकाज शुरू हो गया जी हाईवे का। उम्मीद करें कि मौसम का मिजाज बिल्कुल बेहतर रहे। हाईवे पर ये हज़ारों टन का मलबा है, इसको हटाया जाए ताकि मुसलसल 2 वे का ट्रैफिक यहाँ पर चलता रहे। अब बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात पहलगाम हमले के बाद की करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच नाजंग मुआहिदा
टूट चुका है। और आज तीसरा दिन है जब लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर गोली चलने की इतलात आ रही हैं, बल्कि गोलियां चलने की इतलात आ रही हैं। और लाइट मशीन गन और हल्के हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान से आज सुबह एक बार फिर कर दिया गया है। बड़ी खबर कि पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से उड़ी बारामूला सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक बार फिर नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है और इस नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का जवाब भारतीय फौज की तरफ से भी दिया गया है। और अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला सामने नहीं आई है। मुसलसल आज तीसरा दिन है जब यह खबर हमारे सामने आई है कि एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर 26 और 27 अप्रैल की दरमियानी शब और आज सुबह सुबह भी पाकिस्तान की तरफ से हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और इसका माकूल और मुनासिब जवाब भी दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से हमारे सामने आ रही है। तो एक तो ब्रेक क्या है पहलगाम इंसिडेंट के बाद यहाँ पे पुरतनाव माहौल है, चाहे हम शुमाली कश्मीर की बात करें, क्योंकि शुमाली कश्मीर में पूरी तरह से जो है फ़ौज चौकन्निया है, क्योंकि इस वक्त भी अलर्ट है, भी रेडी है। किसी भी वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो है गोलाबारी हो सकती है। हालांकि उससे निपटने के लिए यहाँ पे सेना जो है वो भी अलर्ट है। और देखा जाए सरहदी कस्बा उड़ी में जो 3 सेक्टर हैं, चाहे हम रामपुर सेक्टर के हवाले से बात करें, कमलकोट सेक्टर या हाजी पीर सेक्टर, क्योंकि इन दिनों जो हालात नासाजगार रहे इसके चलते जो है छोटे छोटे हथियार जो है वो इस्तेमाल किए गए। और चाहे हम उड़ी सेक्टर के हवाले से बात करें या दीगर सेक्टरों के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे आज हम आए हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ हमने बात की और उनका ये कहना है कि दोनों मुल्कों के जो बीच में जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से चंद साल पहले जो सीज़ फायर एग्रीमेंट किया गया, हालांकि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, जिस समय यहाँ पे हालात ख़राब रहते हैं, हालांकि उस समय जो है लोगों को भुगतना पड़ता है। और देखा जाए आज से चंद साल पहले यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से या सरकार की जानिब से जो कम्युनिटी बैंकरों के साथ साथ नॉर्मल बैंकर भी बनाए गए, वो बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बर्फबारी की वजह से या बारिशों की वजह से वो बिल्कुल जो है हो चुके हैं। और ये बात काबिल ज़िक्र है, अगर यहाँ पे हालात फिर से नासाजगार होंगे तो यहाँ के लोगों का क्या सूरत हाल बनेगा। हमारे साथ ज्वाइन करने के साथ बता रहे थे कि खुदकार हथियारों का इस्तेमाल पिछले 3 दिन से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रहा है और यहाँ पर जवाब भी भारतीय फौज की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल किसी जानी माली नुकसान की कोई इत्तला भी सामने नहीं आ रही। सोशल मीडिया पर बड़े वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जनाब उनकी ओर जरा तवज्जो ना दें। बहुत पुरानी वीडियोस को आज के साथ जोड़कर भी दिखाया जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद जरा बात करते हैं एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस की। और मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन वादी कश्मीर के तुल अर्ज में जारी है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद मुश्तबा मिलिटेंटों की तलाश जहां बड़े पैमाने पर जारी है, वहीं पर सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक दिख रही है और उन मिलिटेंटों की प्रॉपर्टीज को तबाह किया जा रहा है, मुनहदिम किया जा रहा है, जो इस वक्त वादी के अंदर एक्टिव है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुसलसल कार्रवाई जारी है। इंटायर नॉर्थ और साउथ के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर मौजूदा मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई चलाई जा रही है। और इतलात और खबरों के मुताबिक नॉर्थ और साउथ के अंदर मजीद कई रिहायशी मकानों को मुनहदिम कर दिया गया है, जिनका ताल्लुक ममनुआ मिलिटेंटों के साथ था। क्रैकडाउन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है एक्टिव मिलिटेंट्स के खिलाफ कश्मीर वादी के अंदर, और उन तमाम रिहायशी मकानों को जमीन बोस किया जा रहा है जिनका ताल्लुक मिलिटेंटों के साथ बताया गया है। और आज रात को भी नॉर्थ और साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यह कार्रवाई हुई है। मिलिटेंट जमील अहमद शेर गुजरी
जिसका ताल्लुक बांडीपोरा से है। आज रात देर गए उनका मकान भी मुनहदिम कर दिया गया। 2016 से बताया जा रहा है कि यह मिलिटेंट एक्टिव है। इसी तरीके से एक और ममनुआ मिलिटेंट आमिर नज़ीर वानी, जो त्राल से इनका ताल्लुक है, जैश ए मोहम्मद से इनका ताल्लुक बताया गया है, इनके मकान को भी ज़मीन बोझ कल रात देर गए कर दिया गया है। और इसी तरीके से अदनान शफी जो ज़ैनापोरा शोपियां का है, वहां पर भी मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई हुई है। 1 साल पहले अदनान ने मिलिटेंसी की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की और आज ये कार्रवाई की गई। और इसी तरीके से रात देर गए भी कुपवारा के अंदर दो मिलिटेंटों की मतलूबा मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों को उड़ा दिया गया। और यह सिलसिला वादी कश्मीर के अंदर जारी है, जहां एक तरफ से मकानात को तबाह किया जा रहा है, इमलाक को तबाह किया जा रहा है, वहीं पर गवर्नमेंट इन एक्शन भी दिख रही है। और तकरीबन 56 से ज्यादा मिलिटेंटों को रडार पर रखा गया है, जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन पूरे वादी कश्मीर के अंदर जारी है। मिलिटेंटों के रिहाइश गाहों को जमीन बोझ किया जा रहा है और मुसलसल ये पिछले 48 घंटों से कार्रवाई जारी है। इतलात और खबरों के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस इस पूरे ऑपरेशन की आज खुद निगरानी कर रहे हैं। सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की निगरानी में इस ऑपरेशन को रात भर चलाया जाता है और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन, यानी कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टियां सीज या अटैच की गई होती है, उन पर इस वक्त ये कार्रवाइयां जो है वो चल रही है। और इतलात और खबरों के मुताबिक ये कार्रवाइयां मजीद भी आगे बढ़ेंगी। उन तमाम एक्टिव मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर मिलिटेंट मौजूद है या सरहद पार किसी न किसी तरीके से इस सूरत हाल को पैदा कर रहे हैं, जिस तरीके की सिचुएशन पहलगाम के अंदर बनी है। एक एक करके अपने तमाम रिपोर्टर्स के पास ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। की है जहां पर एक सरगर्म मिलिटेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान। दूसरी तस्वीर जरा दिखाइएगा शोपियां की। शोपियां के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाई जो कि रात देर गए अमल में लाई गई है और कुल मिलाकर ये निस्फ दर्जन से ज़्यादा ऐसे मकानात की तादाद हो गई है जिन्हें मुनहदम किया गया है। और ये कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ एक्टिव मिलिटेंट्स के खिलाफ। बांडीपोरा की तस्वीर भी साथ साथ आपको दिखाएंगे जहां से पता चलता है कि देर रात सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी तरह की कार्रवाई अंजाम दी। ये वो मकान जो एक सरगर्म मिलिटेंट का बताया जाता है, जिसका ताल्लुक एक ममनू तंजीम से है और कार्रवाई हुई है। अपने नुमाइंदों के पास एक एक करके चलेंगे। शोपियां पहले रुक करते हैं। शाह इरशाद हमारे साथ हैं। इरशाद, क्या तफसीलात हैं? कल भी इसी तरह की कार्रवाई, आज भी, और कहा जा रहा है कि मजीद इस तरह की कार्रवाइयाँ आइंदा 24 घंटों में देखी जा सकती है। ताज़ा तरीन सूरत हाल और ये जो आपके इलाके के अंदर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्रवाई हुई है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जो शेयर कर पाए। आसिफ, देखिए, बैक टू बैक जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें शोपियां डिस्ट्रिक्ट की, तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में ही कल एक मकान के साथ आज जो है शाम देर गए अंजुना एरिया जो कि ज़ैनापोरा का एरिया है, वहां पे अदनान शफी जो कि 1 साल से मिलिटेंट के सफों में जो है शामिल हुआ है और उसके घर पे आज जो है कहीं ना कहीं ये जो आरडी ब्लास्ट किया गया और जमीन पे ये जो घर बिखरा हुआ पड़ा है। और आपको बता दूं कि फिलहाल हमें इजाजत नहीं है उस जगह पे जाने के लिए, क्योंकि वहां पे फोर्सेज है, तहसीलदार है, SDM है, वहां पे सारा कुछ है। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पहलगाम अटैक के हवाले से, तो उसके बाद जो है फोर्सेज ने जो है ये ठान लिया है कि जितने भी यहाँ पे एक्टिव मिलिटेंट है उनके घर पे इसी तरीके से जो है आरडी ब्लास्ट किया जाएगा। फिलहाल मैं बता दूं कि ये पोरा का एरिया जो कि 2016 से 2020 तक जो है ये हॉट स्पॉट रहा है मिलिटेंट के हवाले से। जी, ये जो मिलिटेंट जिसे ज़ैनापोरा शोपियां के अंदर कहा गया कि अदनान शफी 1 साल पहले ये मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुआ है, तो अभी ये वादी के अंदर मौजूद है या सरहद पार चला गया है? क्या कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां कह रही हैं? एक तस्वीर जो आपने शोपियां की देखी, दूसरी तस्वीर जो बांडीपुरा की भी साथ साथ आप देख रहे हैं। तो ये कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुई है। साथ साथ दीगर नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। हमारे साथ त्राल से भी शेख कौसर ज्वाइन करेंगे और गालिबन त्राल के अंदर ये दूसरी कार्रवाई है। इरशाद, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये ज़ैनापोरा का पैलेट है, ये 2016 से 2020 तक जो है हॉट स्पॉट रहा है मिलिटेंट के हवाले से। आज कहीं ना कहीं जो ये एक्टिव मिलिटेंट के घर पे ये गाड़ी जो है आरडी ब्लास्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये वंदनू का एरिया है। वंदनू ज़ैनापोरा से तकरीबन जो है 10 किलोमीटर दूर है। उसी एरिया में जो है कल शाम गए जो है
फोर्सेस ने वहां पे ऑडी ब्लास्ट किया और ये बिल्कुल जो है अभी भी अच्छा इरशाद, इलाके में जो है ये सरगर्म बताइएगा बताया जा रहा है। अदनान अभी सिद्दीकी इस जी। मिलिटेंट जिसका नाम अदनान बताया गया है, ये एक्टिव वादी के अंदर है या सरहद पार है, नंबर 1, और नंबर 2, इनके घर में और कौन कौन रह रहा था? देखिए गवर, अगर हम इसकी फैमिलीज की बात करें तो फैमिली में इसके जो है फादर है और एक जो है बहन है और एक भाई है और एक जो है, मैं आपको बता दूं, पहले जो ही शाम देर गए जो फोर्सेस उनके अंदर घर में आ गए, उनको सेफ जो है बाहर निकाला गया, तब जाके जो इस घर को ब्लास्ट किया। अगर मैं बात करूं जो मिलिटेंट जो है 1 साल से जो है मिलिटेंट सफों में शामिल है, ये अभी तक जो है पता नहीं चल रहा कि ये बिल्कुल शोपियान में ही या किसी ये पाकिस्तान में। अभी इसका जो चलिए, है बहुत पुष्टि शुक्रिया हमारे जो है, साथ अभी इरशाद नहीं- ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एक और कार्रवाई नॉर्थ साउथ कश्मीर के शोपियां के अंदर ही, साउथ कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में एक और कार्रवाई हुई। आपको याद होगा कि परसों भी एक कार्रवाई हुई थी, एक्टिव मिलिटेंट की रिहाइशगाह को तबाह किया गया था, एक और कार्रवाई भी हुई। और सीधे अब कौसर के पास चलेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ है शेख कौसर। अपडेट करें कि त्राल में जो कार्रवाई की गई है यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह मिलिटेंट भी काफी ज्यादा एक्टिव था पिछले कई सालों से और मुसलसल सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी तलाश थी। आमिर नजीर वानी, वलद नजीर अहमद वानी, काशीपोरा, और इसका ताल्लुक भी जैश ए मोहम्मद ममनुआ तंजीम से बताया गया है। जी बिल्कुल गवर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहलगाम अटैक के फौरन बाद पिछले कई दिनों से जो मिलिटेंटों के मकान को ब्लास्ट किया जा रहा है, वहीं पे अगर हम त्राल की बात करेंगे, 2 दिन पहले आसिफ शेख नामी मिलिटेंट के घर में ब्लास्ट हुआ था, तो आज दौरान शब खासीपोरा त्राल में आमिर नजीर नामी मिलिटेंट जो 2023 से मिलिटेंट के सफों में शामिल हुआ था, आज सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पे जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो पूरा मकान है वो खत्म हो गया। और आपको बता दूं कि ब्लास्ट की जो शिद्दत थी वो इतनी ज्यादा थी कि आसपास के लोगों में खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ। आपको बता दूं कि आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आम लोगों की प्रायोरिटी होती है, उनकी सेफ्टी की प्रायोरिटी होती है। उनको बाहर निकाला गया था पहले ही, और वहां पे जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सर्च के दौरान वहां पे अच्छा शेख ये भी बताइएगा काउंसलर, ये जो इन्हिदामी कार्रवाइयां चल रही हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जो आसपास के मकान हैं उनके भी शीशे टूटते हैं, उनमें भी दरारें आती हैं, तो क्या कोई मुआवजे की बात उन लोगों को जिनको इस वजह से नुकसान पहुंचा है, कोई इंतजामिया की तरफ से कोई एश्योरेंस या कोई बात अभी तक सामने आई हो? बिल्कुल, जो हमने देखा कि आसिफ शेख के घर में जब ब्लास्ट हुआ था, वहां पे आसपास के जितने भी मकान हैं उनको भी शदीद तौर नुकसान हुआ था। हालांकि हमने जो बात की, अभी तक कोई मुआवजे की बात नहीं हो पा रही है, ना ही कोई सामने आ रहा है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो आसपास के मकान हैं उनमें शदीद तौर उनके मकानों में भी शदीद तौर नुकसान होता है, चाहे शीशे हो या खिड़कियां हो, उनमें शदीद तौर नुकसान होता है, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया है। फिलहाल ये आपको बता दूं कि जो ये आमिर नजीर वानी है उसके घर में ब्लास्ट हुआ है, और अभी पुलिस ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की कि ब्लास्ट होने की वजह क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल त्राल में भी कार्रवाइयां हुई हैं, पुलवामा में शोपिया में कार्रवाई, और बांडीपोरा भी आपको लिए चलेंगे जहां पर जमील अहमद शेर गुजरी के रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचाया गया है। और माना जा रहा है कि जब ये यहां पर मुनहदिम किया गया, जब इसको ज़मीन बोस मकान को किया गया, तो पता लगा कि ये जमील अहमद शेर गुजरी जो है ये सन 2016 से मुसलसल एक्टिव है, मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल है और लगातार ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में जमील अहमद शेर गुजरी इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट जो है वो माना जा रहा है। बांडीपुरा चलते हैं, ज़हूर भट्ट भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। ज़हूर भट्ट ये बताइएगा, बांडीपुरा के अंदर, शुमाली बेल्ट के अंदर गुज़श्ता रोज से जब कार्रवाइयाँ हुई हैं, कल कुपवाड़ा के अंदर नॉर्दर्न बेल्ट से शुरुआत हुई, बांडीपुरा के अंदर क्या सिर्फ एक ही जगह कार्रवाई हुई है? और जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या खुफिया इदारों की या सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट इस मिलिटेंट के हवाले से है? आज रात को जमील अहमद शेर गुजरी के घर को उड़ा गया है और बताया गया है कि 2016 से एक्टिव है, हालांकि पार कर दिया है और पाकिस्तान में वहां पे अभी बताया गया है कि 2016 में वहां गए हैं और उसके बाद शायद वहीं पे है। और पीओके में बताया जा रहा है कि जो हमें जराए कह रहे हैं पीओके में 2016 से है, और ये भी बताया गया कि ये 2016 से बिल्कुल
एक्टिव हैं और लोकल कमांडर भी हैं, शायद एलईटी तंजीम की, जो हमें जराए कह रहे हैं। और इसके घर को जो आज रात को उड़ा दिया गया है, नाज कॉलोनी बांडीपुरा में इसका जो रहायशी घर है उसको आज ब्लास्ट कर दिया गया है, उसको उड़ा दिया गया है। और कुल ये कार्रवाई आज पहली यहाँ पे जो ब्लास्ट की कार्रवाई है वो पहली यहाँ पे देखने को मिली। इससे पहले भी जो 2 दिन पहले जो इनकाउंटर भी हुआ था जिसमें एक टेरर एस्टेट को भी मारा गिराया गया था। और उसके पहले जो आप देख रहे हैं, जब से पहलगाम अटैक हुआ है, यहाँ पे कुछ OGWs को भी जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से जो है आर्म्स एम्यूनिशन भी रिकवर किया गया है। बिल्कुल पुलिस बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस के जो ऑपरेशन। चलिए, बहुत शुक्रिया जहूर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर रात भर कार्रवाई हुई और मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों को मुनादिम किया गया है और ये कार्रवाइयां रुकेंगी नहीं। क्यों नहीं रुकेंगी आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। यानी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बड़ा ऑपरेशन जो चल रहा है इसमें पिन पॉइंट और टारगेट पॉइंट्स क्या क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पहलगाम 22 रन के मामले पर मरकजी हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है। यह हुक्मनामा क्या है उस पर भी बात करेंगे और खबर आपको बताएंगे एक नौजवान की मौत की। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुसलसल आप तक ब्रीफिंग या जो खबरें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। लेकिन अहम तरीन खबर जहां जनूबी कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां हुई वो आपको बताया। दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयों का एक सिलसिला अलग अलग मकामात पर गुज़श्ता 72 घंटों से जारी है और इन सब के बीच में कार्रवाइयां मजीद तेज की गई हैं। बड़ी खबर ये कि जनूबी कश्मीर के अंदर अब तक 150 से ज्यादा अफराद से पहलगाम हमले के बाद पूछताछ की गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑफिशियली गिरफ्तारी हुई है या नहीं इस पर मजीद बयानात का इंतजार है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान इन कार्रवाइयों में जहां साउथ कश्मीर के मुतद्दिद इलाकों के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं, श्रीनगर के अंदर भी 63 ऐसे मकामात हैं जहां पर मिलिटेंट मुआवनीन के घरों पर छापेमारी की गई है और इसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज की जानिब से की गई है। 22 अप्रैल को होने वाले हमले के बाद से अब तक जिन लोगों के खिलाफ या जहां जहां से थोड़े बहुत भी एविडेंसेस या क्लूज मिले तो एक तो उनसे पूछताछ या फिर मुश्तबे अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला अब भी जारी है। दूसरी जानिब एक तवील फहरिस्त जो गुज़श्ता रोज़ी हमने आपको बताई थी कि कुछ लोगों के सामने आई एक्टिव मिलिटेंट्स की तस्दीक खुद पुलिस अथॉरिटीज़ या एजेंसीज या दिफाई ज़राया भी साथ साथ कर रहे थे कि मुतद्दिद मकामात पर जो लोग एक्टिव हैं, चाहे वो मकामी मिलिटेंट हैं, गैर मकामी अफराद हैं, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या फिर वस्ती कश्मीर के इलाकों में हैं, उन लोगों की फहरिस्त तरतीब दी गई है और अलग अलग मकामात पर ये कार्रवाइयाँ आइंदा दिनों में आप तेज होती हुई देखेंगे। कोकरनाग, अनंतनाग के दीगर इलाकों में, खासतौर से पहाड़ी बेल्ट के अंदर, पहलगाम के उस हिस्से में जहां पर हमला हुआ उसके 10 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाइयाँ आज भी चल रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या फिर इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार और जहां जरूरत पड़ रही है वहां पर फौज की मदद भी ली जा रही है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक इन मुश्तरका ऑपरेशंस के दौरान या कॉर्डन व सर्च ऑपरेशंस के दौरान 150 से ज्यादा लोगों को अलग अलग मकामात से हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला तेज किया गया है। इधर वादी कश्मीर के वस्ती इलाकों में शहर श्रीनगर में जहां पांदच, बिमना, शाल्टेंग, लाल बाजार, जडीबल और सफा कदल, सौरा व मुलक्का इलाकों के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों में 63 ऐसे घरों को के अंदर छापेमारी की गई है जहां मुश्तबे अफराद या फिर शिकायतें ये थी कि मिलिटेंट मुआवनीन जिनकी जानिब से ऐसा मवाद जो शायद मुल्क या रियासत मुखालिफ काम कर रहे हो जिनके पास ये दस्तयाब होगा, उन शिकायतों के बाद इस सारी चीज़ की तस्दीक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाए। अगरचे ऑफिशियली किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन 60 से जायद घरों की बारीक बीनी से छापेमारी या फिर ये तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान देखा गया है।
हमारे साथ फिदा जरा अपडेट करें। बाइसरन के बाद हमने देखा था कि साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुश्तबह अफराद पर नकेल कसी जा रही थी और अब इतला ये है कि वसी पैमाने पर पूरे सूबा कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ चल रही है। OGWS के नेटवर्क को ख़त्म करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि जो लोकल एड और सपोर्ट की बात बार बार एजेंसियाँ बता रही है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। किस तरीके का ऑपरेशन है और क्या कुछ इनपुट्स आपके पास? इशफाक, ये सवाल मेरे से है? बिल्कुल। देखिए इशफाक, जहां पर जो बाइसरन पहलगाम में वाकया पेश आया उसके बाद जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को और मुतहरक किया गया है, 24 घंटे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं न कहीं पर देखा जा रहा है जो तलाशी कार्रवाइयां है उनमें भी तेजी आई है। कल दिन भर हमने देखा सुबह से लेकर रात गए तक, चाहे जंगलों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में बात करेंगे, तो कई सारे इलाकों में कल भी दिन भर कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो इसी बीच ये खबर आ रही है कि कई सारे लोगों को जो है जो उनके जो तहकीकात है उनसे शुरू की गई है, जिन पे भी जो मुश्तबा लोग हैं, जिन पे शक हुआ है, कहीं ना कहीं पे उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये बताया जा रहा है, जिस तरह से आपने आंकड़े भी बता दिया है, लेकिन अभी तक हालांकि जो हमने जो पुलिस का प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज का और भी इंतजार करना पड़ेगा कि कितनी गिरफ्तारियां हुई है, क्या सिर्फ उनको पूछताछ के लिए अभी तक बुलाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे जो स्क्रीन पर चल रहा है, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जंगलों का भी जो है जंगलों को भी अपने मुहासरे में ले लिया है, चाहे वो बाइसरन का जंगल हो, चाहे वो पहलगाम के चारों ओर का जंगल हो। तो उन जंगलों को छान मारने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो इसमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो वहां पर तैनात की गई है। इशफाक, बहुत शुक्रिया। फिदा हुसैन हमारे साथ थे, साउथ कश्मीर के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर इदारों या एजेंसियों की जानिब से कार्रवाइयां सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ जारी है, वहीं पर कुछ लोगों की जानिब से इस पर सवालात भी खड़े किए जा रहे हैं। कई लोगों की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इस कार्रवाई का खैर मकदम किया गया था, लेकिन रुकने असेंबली जो आज़ाद MLA हैं एडवोकेट मुजफ्फर खान थाना मंडी से कामयाब होकर आए हैं, इन्होंने ये जो मकानात मुनहदम करने वाली कार्रवाई है इसकी मजम्मत की है। वो कहते हैं कि खुलकर हिमायत की जानी चाहिए, मिलिटेंटों को मारा जाए, घर मुनहदम करना ठीक नहीं है। रुकने असेंबली मुजफ्फर खान के मुताबिक ये कार्रवाई एक ऐसी है जहां पर अगर मिलिटेंट पाकिस्तान के अंदर बैठा है या किसी और इलाके के अंदर बैठा है या घर से किसी मकसद से निकला, बाद में उसने मिलिटेंटों की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की, तो फिर उसको तलाश करके सिक्योरिटी एजेंसियां उस पर कार्रवाई करें। वालिदैन या फिर घर वालों को परेशान करना या घर गिराना सही नहीं। 3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो बाइसरन के मामले पर उन्होंने खुलकर मुखालफत की, कहा कि जनाब ये इंसानियत सोज है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वहाँ पर फर्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया कश्मीर यूनियन और कश्मीरियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये सही नहीं है। एक तरफ से ये इस डिटेल बातचीत है, लेकिन पहला सवाल जो घर मुनहदिम किए जा रहे हैं एक्टिव मिलिटेंट्स के, तो पहला सवाल उठा है रुकनी असेंबली मुजफ्फर खान साहब की तरफ से, जिनका मानना है कि ये तौर पर सही नहीं है कि अहमद ने जुर्म किया है, महमूद को सजा मिले, ये कानून में नहीं है। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और एजेंसियों को कानून पढ़ना चाहिए। मुजफ्फर खान का बड़ा बयान जिन्होंने सवाल उठाया है इस पूरी कार्रवाई पर। मैं इसको शदीद अल्फाज में, कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूं। अगर कोई मिलिटेंट है, उसके माँ बाप का क्या कसूर, उसके भाइयों का क्या कसूर? वो मकान मिलिटेंट का थोड़ा होगा भाई। और जो मिलिटेंट भाग गया, जो उसके बाद माँ बाप के साथ राब्ता नहीं रखा उसने। मैं सुन रहा था एक दिन सोशल मीडिया में, एक लड़की कहती है कि वो यहाँ से गया था श्रीनगर किसी काम के लिए, कोई इंटरव्यू देने के लिए, और वहाँ से वापस नहीं लौटा। मुझे बताओ, उसका आप घर गिरा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है यार? तुम ट्रायल करो, अगर उसके माँ बाप इन्वॉल्व हैं फांसी दे दो उनको, लेकिन घर गिराना किसी कानून में लिखा ही नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ न्याय निकाला आपने? इससे क्या समझते हो आप? हालात ठीक करोगे, इससे और खराबियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ।
से हालात ठीक नहीं होंगे। मुजफ्फर खान थना मंडी से रुकनी असेंबली है, आजाद उम्मीदवार है, कानून के माहिर भी है, और इनका सवाल था कि कार्रवाइयां ऐसे नहीं होती है। कार्रवाई पर सवाल उठा है जो गुज़श्ता 2 दिन से हम मुसलसल देख रहे हैं कि मिलिटेंटों के खिलाफ उनके ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उनके रिहायशी मकानों को तहस नहस किया जा रहा है। उस पर सवाल सबसे पहले मुजफ्फर खान उठाते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जिनका मानना है कि कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी ज़ाब्ते में काम होना चाहिए, और जिस तरीके से यह किया जा रहा है इससे मिलिटेंसी कूप अप नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, बल्कि इससे दुश्मनियां बढ़ेंगी, दिल दौर रंजीदा होंगे और हालात मजीद खराब हो सकते हैं। एक बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया है जी इस वक्त जब पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्रवाइयों की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां और तेज हो, उस पर बात हो रही है। तो मुजफ्फर खान साहब ने सवाल उठाया उन मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों पर जो कार्रवाइयां की गई है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि वालिद को क्यों सजा दी जाए। अगर बेटे ने कोई जुर्म किया है ढूंढकर बेटे को सजा दिया जाए, ना कि वालिद को। मुजफ्फर खान मारूफ कानूनदान भी है, रुकनी असेंबली इस वक्त थना मंडी से है, और बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आ चुका है। और याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और 370 की तनसीख का मामला हो, जम्मू कश्मीर में 18 माह से ज़ायद अरसे तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहने का मामला हो, तमाम मामलात को, और उसके बाद रियासती दर्जे की बहाली का जो पीरियड सुप्रीम कोर्ट से सरकार को जवाब का वक्त दिया गया था उसमें जवाब नहीं मिला, तो इन तीनों मामलात पर अर्जियां दाखिल कर चुके हैं। 370 के मामले पर बहुत गहराई से तहकीक के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर जो बात ये करते हैं बड़े दलाइल के साथ की जाती है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे दूसरी जानिब कई अरकान ने इस कार्रवाई देखेंगे की जी, हिमायत इस भी पर बड़ी चीजें आज सवालात बहुत ज्यादा उठेंगे। पहला यहां पर जरा सीधे नॉर्थ कश्मीर चलते हैं, कुपवारा, जहां से इतलात और खबर यह है कि कल रात देर गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली चलाई थी, नौजवान को जख्मी किया था, और जख्मी नौजवान को आनंद फानन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहले लाया गया, उसके बाद श्रीनगर शिफ्ट किया गया, जहां पर जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठा है। मिलिटेंटों की तरफ से सोशल एक्टिविस्ट पर कुपवारा जिले के अंदर गोली चलाई है। नॉर्थ कश्मीर कुपवारा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि 45 साला गुलाम रसूल मागरे, जिनका ताल्लुक कंडी खास से है, उस पर कल नामालूम मुसल्लह अफराद ने नजदीक से गोली चलाई थी। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 गोलियां उन्हें लगी थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहले उन्हें हंदवारा लाया गया, मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर रवाना कर दिया, लेकिन इतलात और खबर यह कि रात देर गए गुलाम रसूल मागरे की मौत हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात तेज कर दी है। पीसीआर श्रीनगर में उनके आखिरी रसूमात अदा किए जा रहे हैं, जिसके फौरन बाद उनकी लाश को उनके आबाई घर भेज दिया जाएगा। तमाम मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज पीसीआर श्रीनगर के अंदर मुकम्मल की जा रही हैं, जिसके बाद कंडी खास कुपवारा उन्हें भेजा जाएगा, जहां पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। रात देर गए 45 साला गुलाम रसूल मागरे पर कंडी खास के अंदर गोली चली थी, जिसके बाद उन्हें जख्मी हालात में अस्पताल आया था, लेकिन अस्पताल लाने के साथ ही वो दम तोड़ बैठे हैं। पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में एफआईआर भी इब्तिदाई रिपोर्ट ले ली है और तहकीकात को मजीद तेज कर दिया गया है। शमीम के पास सीधे हम हंदवारा चलेंगे, जो इस खबर पर कल रात से आपको सोशल मीडिया पर भी अपडेट कर रहे थे। शमीम, अपडेट करें कि ये कहां पर गोली चली थी, क्योंकि रात देर गए का ये इंसिडेंट था, क्या ये घर के अंदर थे, घर के बाहर थे, और अहल खाना में से कोई आई विटनेस की कोई बात की, कौन लोग थे वो, कितने लोग थे वो? शमीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? बताइएगा, गोली मारने वालों की तस्दीक हुई या पुलिस अथॉरिटीज इसे मिलिटेंट हमला बता रही हैं? और जिस शख्स को गोली मारी गई है क्या किसी तंजीम से इसका ताल्लुक था? कुछ लोग समाजी कारकुन बता रहे हैं, क्या वजूहात अभी तक मालूम हो सकी हैं इस वाक़े की? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि कल देर गए दौरे शब जो है पिंडी खास में जो है गोली चलने की आवाज जो ही
लोगों ने सुनी, लोग भी जो है वो उस वक्त डरे हुए थे। लेकिन बताया जाता है कि ये जो गुलाम रसूल मगरे है, ये 35 साल का जवान 35 साल का नौजवान है जो कि अपने घर में बैठा था, लेकिन नामालूम बंदूक बरदारों ने जो है हमला करके जो है उसे गोलियां चलाई है। बताया जाता है कि वो जख्मी हुआ था, उसके बाद फौरन बाद जो है पुलिस और फौज ने पूरे इलाके को मुआवजे में लिया है और उसको जो है फिलहाल फर्स्ट एड के लिए जो है हंदवाड़ा मुंतकिल किया। उसके बाद जो है श्रीनगर एसएमएच जो है मुंतकिल किया गया था इलाज मुआवजे के लिए। लेकिन अभी जो खबर आई है कि उसकी जो है मौत वाकया हुई है। लेकिन इस वक्त जो है पूरे इलाके में मातम छा गया है, रंजो गम का इजहार कर रहे हैं लोगों का ये मानना है कि ये जो है इसकी ये सोशल एक्टिविस्ट था। हालांकि ये थोड़ा सा जो है वो अपने हिसाब से लोगों की मदद वगैरह कर रहा था, लेकिन पूरे इलाके को जो है इस वक्त पूरे इलाके को मुआवजे में लिया। जंगल एरिया को सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और साथ में जो है इस वक्त जो है एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद शेख जो वो भी कंडी पहुंच गए हैं। अभी जो है डेड बॉडी श्रीनगर में है। जब डेड को जो है तमाम लवाजमात पूरे करके जो है उसको लवाकिन के हवाले किया जाएगा। उसके बाद जो है ये पता चलेगा कि ये गोलियां कहां से, क्योंकि अभी जो है इसमें कोई पुलिस या सरकारी जराये से कोई सामने नहीं आया, ये प्रेस नोट वगैरह कोई सामने नहीं आया, ये गोलियां किस बिना पे चलाई गई है, कौन लोग थे, अभी ये कहना जो है मुश्किल है। जी आसिफ, क्या मौजूदा वक्त में किसी एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा थे? कंफर्मेशन इनके मुतालिक क्या है? डिफरेंट रिपोर्ट्स अभी तक आ रही थी इनके ताल्लुक से। जी अभी ये कुछ पास चलते हैं जो इस वक्त हंदवाड़ा से हमारे साथ हैं। बट शमीम, जिस शहरी को गोली मारी गई है कौन है और इस वाकये के पीछे कौन हो सकता है? पुलिस अथॉरिटीज या मकामी इंतजामिया क्या इसकी तस्दीक कर रही है? क्या तफसीलात अभी तक आप इकट्ठी कर पाए हैं? जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूं, सर जिला कपवारा की बात करेंगे। कल रात के 9 बजे के करीब एक शख्स गुलाम रसूल मगरे पर जो है नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली चलाई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह मैंने लोकल से कंफर्म की गरीब शख्स है, ये भी इसलिए मैं इसी इलाके में अभी हूँ। अभी ये उनका कहना है कि उनका एक भाई जो है अभी पाकिस्तान में एक्टिव है, उस कारण से भी ये हो सकता है कि उसको गोली जो है कल नामालूम बरदार जो है उसको गोली लगी। तो जाहिर सी बात है जिस तरह यहाँ पे भी सबके आंखें नम है, लोग अल्लाह से कल से ही दुआ कर रहे थे। जब उसको पहले यहाँ पे शदीद तो उसको जख्मी हुआ कंडी खास में, तो उसको यहाँ पे जीएमसी हंदवाड़ा के लिए रेफर किया गया इलाज मुआवजा के लिए। उसके बाद को श्रीनगर रेफर किया गया, वहाँ पे उसे जख्मों का ताब ना लाके अपना दम तोड़ दिया। इस वक्त मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ थोड़ा अभी मुझे। अच्छा, बट ये भी बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि इनका एक भाई पाकिस्तान के अंदर है और यहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने इन पर गोली चलाई है, तो दो भाई क्या दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स रखते थे? जी जिस तरह पहले ही अगर हम बात करेंगे कि अगर 2019 के बाद वादी कश्मीर में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। बिल्कुल बच्चे अब स्कूल अच्छे से जा पाते हैं, या टूरिस्ट की रश जो है वो जिला कपवारा में पिछले साल की बात करेंगे जो गुलिस्तान था, जो हमने जो एग्जिट पॉइंट बताए थे, तकरीबन 3.5 लाख के टूरिस्ट जिला कपवारा का रुक गया। जैसे मुझे टंगार केरन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जिस तरह कल ये हादसा यहाँ पे हुआ, हम इसको हादसा ही कह सके। एक ये सुनने वाली एक गरीब शख्स जो है, इसकी माँ है और ये है अभी तक ऐसे शादी भी नहीं की है। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल रात देर गए, जो गोली चली थी उसमें नौजवान की मौत हो चुकी है, पीसीआर में उसके आखिरी रसूमात चल रहे हैं और थोड़ी देर में उनकी लाश को उनके आबाई घर भी पहुंच दिया जाएगा। छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर। ब्रेक के उस पार वजारत दाखिला ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया, उस पर बात करेंगे। फिर आपको लिए चलेंगे किश्तवाड़ भी, जहां पर सूरत हाल क्या कुछ बनी और इतलात ये है कि ईरान के वजीर आजम की बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है, इससे पहले किन से उन्होंने बात की थी, इस पर भी जरा बात करेंगे, क्योंकि पूरे बड़े सगीर के अंदर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दो एटमी मुल्क आमने सामने इस वक्त आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस टेंशन को डिफ्यूज किया जाए। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी की देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुसलसल आप तक ब्रीफिंग या जो खबरें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन अहम तरीन खबर जहां जनूबी कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां हुई वो आपको बताया। दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयों का एक सिलसिला अलग अलग मकामात पर गुज़श्ता 72 घंटों से जारी है और इन सब के बीच में कार्रवाइयां मजीद तेज की गई हैं। बड़ी खबर ये कि जनूबी कश्मीर के अंदर अब तक 150 से ज्यादा अफराद से पहलगाम हमले के बाद पूछताछ की गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑफिशियली गिरफ्तारी हुई है या नहीं, इस पर मजीद बयानात का इंतजार है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान इन कार्रवाइयों में जहां साउथ कश्मीर के मुतद्दिद इलाकों के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं, श्रीनगर के अंदर भी 63 ऐसे मकामात हैं जहां पर मिलिटेंट मुआवनीन के घरों पर छापेमारी की गई है और इसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज की जानिब से की गई है। 22 अप्रैल को होने वाले हमले के बाद से अब तक जिन लोगों के खिलाफ या जहां जहां से थोड़े बहुत भी एविडेंसेस या क्लूज मिले, तो एक तो उनसे पूछताछ या फिर मुश्तबे अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला अब भी जारी है। दूसरी जानिब एक तवील फहरिस्त जो गुज़श्ता रोज़ी हमने आपको बताई थी कि कुछ लोगों की सामने आई एक्टिव मिलिटेंट्स की तस्दीक खुद पुलिस अथॉरिटीज़ या एजेंसीज या दिफाई ज़राया भी साथ साथ कर रहे थे कि मुतद्दिद मकामात पर जो लोग एक्टिव हैं, चाहे वो मकामी मिलिटेंट हैं, गैर मकामी अफराद हैं, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या फिर वस्ती कश्मीर के इलाकों में है, उन लोगों की फहरिस्त तरतीब दी गई है और अलग अलग मकामात पर ये कार्रवाइयाँ आइंदा दिनों में आप तेज होती हुई देखेंगे। कोकरनाग, अनंतनाग के दीगर इलाकों में, खासतौर से पहाड़ी बेल्ट के अंदर, पहलगाम के उस हिस्से में जहां पर हमला हुआ उसके 10 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाइयाँ आज भी चल रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या फिर इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार, और जहां जरूरत पड़ रही है वहां पर फौज की मदद भी ली जा रही है। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक इन मुश्तरका ऑपरेशंस के दौरान या कॉर्डन व सर्च ऑपरेशंस के दौरान 150 से ज्यादा लोगों को अलग अलग मकामात से हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला तेज किया गया है। इधर वादी कश्मीर के वस्ती इलाकों में, शहर श्रीनगर में जहां पांदच, बिमना, शालटेंग, लाल बाजार, जडीबल और सफा कदल, सौरा व मुलक्का इलाकों के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों में 63 ऐसे घरों के अंदर छापेमारी की गई है जहां मुश्तबे अफराद या फिर शिकायतें ये थी कि मिलिटेंट मुआवनीन जिनकी जानिब से ऐसा मवाद जो शायद मुल्क या रियासत मुखालिफ काम कर रहे हो, जिनके पास ये दस्तयाब होगा, उन शिकायतों के बाद इस सारी चीज़ की तस्दीक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाए। अगरचे ऑफिशियली किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन 60 से जायद घरों की बारीक बीनी से छापेमारी या फिर ये तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान देखा गया है। हमारे साथ फिदा जरा अपडेट करें। 22 रन के बाद हमने देखा था कि साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुश्तबे अफराद पर नकेल कसी जा रही थी और अब इतला ये है कि वसी पैमाने पर पूरे सूबा कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ चल रही है। OGWs के नेटवर्क को ख़त्म करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि जो लोकल एड और सपोर्ट की बात बार बार एजेंसियाँ बता रही है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। किस तरीके का ऑपरेशन है और क्या कुछ इनपुट्स आपके पास? यशपाक, ये सवाल मेरे से है? बिल्कुल। देखिए इशफाक, जहां पर जो 22 रन पहलगाम में वाकया पेश आया उसके बाद जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को और मुतहरक किया गया है, 24 घंटे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं न कहीं पर देखा जा रहा है जो तलाशी कार्रवाइयां है उनमें भी तेजी आई है। कल दिन भर हमने देखा सुबह से लेकर रात गए तक, चाहे जंगलों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में बात करेंगे, तो कई सारे इलाकों में कल भी दिन भर कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो इसी बीच ये खबर आ रही है कि कई सारे लोगों को जो है जो उनके जो तहकीकात है उनसे शुरू की गई है, जिन पे भी जो मुश्तबा लोग हैं, जिन पे शक हुआ है, कहीं ना कहीं पे उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये बताया जा रहा है, जिस तरह से आपने आंकड़े भी बता दिया है, लेकिन अभी तक हालांकि जो हमने जो पुलिस का प्रेस रिलीज का और भी इंतजार करना पड़ेगा कि कितनी गिरफ्तारियां हुई है, क्या सिर्फ उनको पूछताछ के लिए अभी तक बुलाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे जो स्क्रीन पर चल रहा है, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जंगलों का भी जो है जंगलों को भी अपने मुहासरे में ले लिया है, चाहे वो 22 रन का जंगल हो, चाहे वो पहलगाम के चारों ओर का जंगल हो। तो उन जंगलों को छान मारने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो इसमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो वहां पर तैनात की गई है। इशफाक,
बहुत शुक्रिया। फिदा हुसैन हमारे साथ थे, साउथ कश्मीर के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर इदारों या एजेंसियों की जानिब से कार्रवाइयां सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ जारी है, वहीं पर कुछ लोगों की जानिब से इस पर सवालात भी खड़े किए जा रहे हैं। कई लोगों की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इस कार्रवाई का खैर मकदम किया गया था, लेकिन रुकने असेंबली जो आज़ाद MLA हैं एडवोकेट मुजफ्फर खान थना मंडी से कामयाब होकर आए हैं। इन्होंने ये जो मकानात मुनहदम करने वाली कार्रवाई है इसकी मजम्मत की है। वो कहते हैं कि खुलकर हिमायत की जानी चाहिए, मिलिटेंटों को मारा जाए, घर मुनहदम करना ठीक नहीं है। रुकने असेंबली मुजफ्फर खान के मुताबिक ये कार्रवाई एक ऐसी है जहां पर अगर मिलिटेंट पाकिस्तान के अंदर बैठा है या किसी और इलाके के अंदर बैठा है या घर से किसी मकसद से निकला, बाद में उसने मिलिटेंटों की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की, तो फिर उसको तलाश करके सिक्योरिटी एजेंसियां उस पर कार्रवाई करें। वालिदैन या फिर घर वालों को परेशान करना या घर गिराना सही नहीं। 3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो वाइसरन के मामले पर उन्होंने खुलकर मुखालफत की, कहा कि जनाब ये इंसानियत सोज है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वहाँ पर फर्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया कश्मीर यूनियन और कश्मीरियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये सही नहीं है। एक तरफ से ये इस डिटेल बातचीत है, लेकिन पहला सवाल जो घर मुनहदिम किए जा रहे हैं कम्युनिटेंट्स के, तो पहला सवाल उठा है रुकनी असेंबली मुजफ्फर खान साहब की तरफ से, जिनका मानना है कि ये तौर पर सही नहीं है कि अहमद ने जुर्म किया है, महमूद को सजा मिले, ये कानून में नहीं है। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और एजेंसियों को कानून पढ़ना चाहिए। मुजफ्फर खान का बड़ा बयान जिन्होंने सवाल उठाया है इस पूरी कार्रवाई पर। मैं इसको शदीद अल्फाज में, कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूं। अगर कोई मिलिटेंट है, उसके माँ बाप का क्या कसूर, उसके भाइयों का क्या कसूर? वो मकान मिलिटेंट का थोड़ा होगा भाई। और जो मिलिटेंट भाग गया, जो उसके बाद माँ बाप के साथ राब्ता नहीं रखा उसने। मैं सुन रहा था एक दिन सोशल मीडिया में एक लड़की कहती है कि वो यहाँ से गया था श्रीनगर किसी काम के लिए, कोई इंटरव्यू देने के लिए, और वहाँ से वापस नहीं लौटा। मुझे बताओ, उसका आप घर गिरा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है यार? तुम ट्रायल करो, अगर उसके माँ बाप इन्वॉल्व हैं फांसी दे दो उनको, लेकिन घर गिराना किसी कानून में लिखा ही नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ नया निकाला आपने? इससे क्या समझते हो आप? हालात ठीक करोगे, इससे और खराबियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो हमारे साथ से हालात ठीक नहीं होंगे। मुजफ्फर खान थना मंडी से रुकनी असेंबली है, आज़ाद उम्मीदवार है, कानून के माहिर भी है, और इनका सवाल था कि कार्रवाइयां ऐसे नहीं होती है। कार्रवाई पर सवाल उठाया जो गुज़श्ता 2 दिन से हम मुसलसल देख रहे हैं कि मिलिटेंटों के खिलाफ उनके ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उनके रिहायशी मकानों को तहस नहस किया जा रहा है। उस पर सवाल सबसे पहले मुजफ्फर खान उठाते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जिनका मानना है कि कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी ज़ाब्ते में काम होना चाहिए। और जिस तरीके से यह किया जा रहा है, इससे मिलिटेंसी कूप अप नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, बल्कि इससे दुश्मनियां बढ़ेंगी, दिल दौर रंजीदा होंगे और हालात मजीद खराब हो सकते हैं। एक बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया है जी इस वक्त जब पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्रवाइयों की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां और तेज हो, उस पर बात हो रही है। तो मुजफ्फर खान साहब ने सवाल उठाया उन मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों पर जो कार्रवाई की गई है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि वालिद को क्यों सजा दी जाए। अगर बेटे ने कोई जुर्म किया है, ढूंढकर बेटे को सजा दिया जाए, ना कि वालिद को। मुजफ्फर खान मारूफ कानूनदान भी है, रुकनी असेंबली इस वक्त थना मंडी से है, और बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आ चुका है। याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और 370 की तनसीक का मामला हो। जम्मू कश्मीर में 18 माह से ज़ायद अरसे तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहने का मामला हो। तमाम मामलात को और उसके बाद रियासती दर्जे की बहाली का जो पीरियड सुप्रीम कोर्ट से सरकार को जवाब का वक्त दिया गया था, उसमें जवाब नहीं मिला। तो इन तीनों मामलात पर अर्जियां दाखिल कर चुके हैं। 370 के मामले पर बहुत गहराई से तहकीक के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर जो बात ये करते हैं बड़े दलाइल के साथ की जाती है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे दूसरी जानिब कई अरकान देखेंगे जी इस पर बड़ी चीजें आज सवालात बहुत ज्यादा उठेंगे। पहला यहाँ पर जरा सीधे नॉर्थ कश्मीर चलते हैं, कुपवारा, जहां से इतलात और खबर यह है कि कल रात देर गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली चलाई थी, नौजवान को जख्मी किया था और जख्मी नौजवान को आनंद फानन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहले लाया गया, उसके बाद श्रीनगर शिफ्ट किया गया, जहां पर जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठा है। मिलिटेंटों की तरफ से सोशल एक्टिविस्ट पर कुपवारा जिले के अंदर गोली चलाई
है नॉर्थ कश्मीर कुपवारा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की 45 साला गुलाम रसूल मागरे जिनका ताल्लुक कंडी खास से है, उस पर कल नामालूम मुसल्लह अफराद ने नजदीक से गोली चलाई थी। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 गोलियां उन्हें लगी थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहले उन्हें हंदवारा लाया गया, मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर रवाना कर दिया, लेकिन इतलात और खबर यह है कि रात देर गए गुलाम रसूल मागरे की मौत हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात तेज कर दी है। पीसीआर श्रीनगर में उनके आखिरी रसूमात अदा किए जा रहे हैं, जिसके फौरन बाद उनकी लाश को उनके आबाई घर भेज दिया जाएगा। तमाम मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज पीसीआर श्रीनगर के अंदर मुकम्मल की जा रही हैं, जिसके बाद कंडी खास कुपवारा उन्हें भेजा जाएगा, जहां पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। रात देर के 45 साला गुलाम रसूल मागरे पर कंडी खास के अंदर गोली चली थी, जिसके बाद उन्हें जख्मी हालात में अस्पताल लाया था, लेकिन अस्पताल लाने के साथ ही वो दम तोड़ बैठे हैं। पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में एफआईआर भी इब्तिदाई रिपोर्ट ले ली है और तहकीकात को मजीद तेज कर दिया गया है। शमीम के पास सीधे हम हंदवारा चलेंगे, जो इस खबर पर कल रात से आपको सोशल मीडिया पर भी अपडेट कर रहे थे। शमीम, अपडेट करें कि ये कहां पर गोली चली थी, क्योंकि रात देर गए का ये इंसिडेंट था। क्या ये घर के अंदर थे, घर के बाहर थे, और अहल खाना में से कोई आई विटनेस की कोई बात की, कौन लोग थे वो, कितने लोग थे वो? शमीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? बताइएगा, गोली मारने वालों की तस्दीक हुई या पुलिस अथॉरिटीज इसे मिलिटेंट हमला बता रही हैं? और जिस शख्स को गोली मारी गई है क्या किसी तंजीम से इसका ताल्लुक था? कुछ लोग समाजी कारकुन बता रहे हैं। क्या वजूहात अभी तक मालूम हो सकी हैं इस वाक़े की? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि कल देर गए दौरे शब जो है पिंडी खास में जो है गोली चलने की आवाज जो ही लोगों ने सुनी, लोग भी जो है वो उस वक्त डरे हुए थे। लेकिन बताया जाता है कि ये जो गुलाम रसूल मागरे है, ये 35 साल का जवान 35 साल का नौजवान है, जो कि अपने घर में बैठा था, लेकिन नामालूम बंदूक बरदारों ने जो है हमला करके जो है उसे गोलियां चलाई है। बताया जाता है कि वो जख्मी हुआ था। उसके बाद फौरन बाद जो है पुलिस और फौज ने पूरे इलाके को मुआवजे में लिया है और उसको जो है फिलहाल फर्स्ट एड के लिए जो है हंदवारा मुंतकिल किया। उसके बाद जो है श्रीनगर एसएमएच जो है मुंतकिल किया गया था इलाज मुआवजे के लिए। लेकिन अभी जो खबर आई है कि उसकी जो है मौत वाक़या हुई है। लेकिन इस वक्त जो है पूरे इलाके में मातम छा गया है, रंजो गम का इजहार कर रहे हैं लोगों का ये मानना है कि ये जो है इसकी ये सोशल एक्टिविस्ट था। हालांकि ये थोड़ा सा जो है वो अपने हिसाब से लोगों की मदद वगैरह कर रहा था, लेकिन पूरे इलाके को जो है इस वक्त पूरे इलाके को मुआवजे में लिया। जंगल एरिया को सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और साथ में जो है इस वक्त जो है एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद शेख जो वो भी कंडी पहुंच गए हैं। अभी जो है डेड बॉडी श्रीनगर में है। जब डेड को जो है तमाम लवाजमात पूरे करके जो है उसको लवाकिन के हवाले किया जाएगा। उसके बाद जो है ये पता चलेगा कि ये गोलियां कहां से, क्योंकि अभी जो है इसमें कोई पुलिस या सरकारी जराये से कोई सामने नहीं आया, ये प्रेस नोट वगैरह कोई सामने नहीं आया। ये गोलियां किस बिना पे चलाई गई है, कौन लोग थे, अभी ये कहना जो है मुश्किल है। जी आसिफ, क्या मौजूदा वक्त में किसी एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा थे? कंफर्मेशन इनके मुतालिक क्या है? डिफरेंट रिपोर्ट्स अभी तक आ रही थी इनके ताल्लुक से। जी अभी ये कुछ पास चलते हैं जो इस वक्त हंदवारा से हमारे साथ हैं। बट शमीम, जिस शहरी को गोली मारी गई है कौन है और इस वाकये के पीछे कौन हो सकता है? पुलिस अथॉरिटीज या मकामी इंतजामिया क्या इसकी तस्दीक कर रही है? क्या तफसीलात अभी तक आप इकट्ठी कर पाए हैं? जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूं, सर जिला कपारा की बात करेंगे। कल रात के 9 बजे के करीब एक शख्स गुलाम रसूल मागरे पर जो है नामालूम बंदूक बरदार ने गोली चलाई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह मैंने लोकल से कंफर्म किया, ये गरीब शख्स है। ये भी सुने मैं इसी इलाके में अभी हूँ। अभी ये उनका कहना है कि उनका एक भाई जो है अभी पाकिस्तान में एक्टिव है, उस कारण से भी ये हो सकता है कि उसको गोली जो है कल नामालूम बरदार जो है उसको गोली लगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह यहाँ पे भी सब के नाम है, लोग अल्लाह से कल से ही दुआ कर रहे थे। जब उसको पहले यहाँ पे शदीद तो उसको जख्मी हुआ कंडी खास में, तो उसको यहाँ पे जीएमसी हंदवारा के लिए रेफर किया गया इलाज मुआवजा के लिए। उसके बाद को श्रीनगर रेफर किया गया, वहाँ पे उसे जख्मों का ताब ना लाके अपना दम तोड़ दिया। इस वक्त मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ।
अभी मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा अभी मुझे अच्छा, बट ये भी बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि इनका एक भाई पाकिस्तान के अंदर है और यहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने इन पर गोली चलाई है, तो दो भाई क्या दो अलग अलग वेव पॉइंट्स रखते थे? जी, जिस तरह पहले ही अगर हम बात करेंगे कि अगर 2019 के बाद वादी कश्मीर में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, बिल्कुल बच्चे अब स्कूल अच्छे से जा पाते हैं, या टूरिस्ट की रश जो है वो जिला कपवारा में, अगर पिछले साल की बात करेंगे जो गुलिस्तान था, जो हमने जो एग्जैक्ट पॉइंट बताए थे, तकरीबन 3.5 लाख के टूरिस्ट जिला कपवारा का रुक गया। जैसे मुछेर, टंगरार, केरन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जिस तरह कल हादसा यहाँ पे हुआ, हम इसको हादसा ही कर सके। एक ये सुनने वाली एक गरीब शख्स जो है, इसकी माँ है और ये है अभी तक अच्छी शादी भी नहीं की है। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल रात देर गए, जो गोली चली थी उसमें नौजवान की मौत हो चुकी है, पीसीआर में उसके आखिरी रसूमात चल रहे हैं और थोड़ी देर में उनकी लाश को उनके आबाई घर भी पहुंच दिया जाएगा। छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर। ब्रेक के उस पार वजारत दाखिला ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया, उस पर बात करेंगे। फिर आपको लिए चलेंगे किश्तवाड़ भी, जहां पर सूरत हाल क्या कुछ बनी, और इतलात ये है कि ईरान के वजीर आजम की बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है, इससे पहले किन से उन्होंने बात की थी, इस पर भी जरा बात करेंगे, क्योंकि पूरे बड़े सगीर के अंदर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दो एटमी मुल्क आमने सामने इस वक्त आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस टेंशन को डिफ्यूज किया जाए। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते आएंगे और फटाफट से कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखते हैं और बात मरकजी वजारत दाखिला की करते हैं और बाइसरन मामले की करते हैं, जहां पर पहले ही FIR भी दर्ज हुई है, जहां पर पहले ही पुलिस ने एक आला सती SIT बनाने का फैसला भी लिया था और उस SIT ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई भी की है। लेकिन दाखिला वजारत ने रात देर गए एक और अहम और बड़ा फैसला लिया है और दाखिला वजारत ने यह फैसला लिया कि अब बाइसरन पहलगाम की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी करेगी। बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है, हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और कौमी तहकीकाती एजेंसी जो मुआविन के तौर पर अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इस पूरे मामले में थी, अब पूरी कार्रवाई कौमी तहकीकाती एजेंसी करेगी और पुलिस के खुफिया इदारे, पुलिस के सुराग रसा इदारे, पुलिस के दीगर एहलकारान जो है वो मुआविन और मददगार के तौर पर कौमी तहकीकाती एजेंसी को लगे हाथ मदद करेंगे। और इतला यह है कि SIT पुलिस ने बनाई है, उनके हाथ भी बहुत सारी चीजें लगी है, लेकिन अब NIA इस पूरे मामले को देखेगी और बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला ने इस ज़िमन में हुक्मनामा जारी करते हुए सीनियर मोस्ट अफसर DIG रैंक के एक अफसर को तैनात कर दिया है ताकि वो इस पूरे मामले की तहकीकात करें और जो लोग इसके आसपास हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर शिकंजा कस के उन्हें कानून के दायरे में खड़ा करे। तो फिलहाल NIA अब इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगी, बाज़ाब्ता तौर पर कौमी तहकीकाती एजेंसी इसकी तहकीकात करेगी और दाखिला वजारत ने इस ज़िमन में रात देर गए हुक्मनामा जारी कर दिया है। जहां एक हुक्मनामा दिल्ली से जारी हुआ है, वहीं पर एक और हुक्मनामे की बात करते हैं और बात करते हैं किश्तवाड़ की, और किश्तवाड़ के जिला मजिस्ट्रेट ने भी एक और हुक्मनामा जारी कर दिया है और यह हुक्मनामा भी इंतहाई अहम है क्योंकि जिले के अंदर अब आर्मी वर्दी खरीदने सिलवाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बड़ी खबर कि जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने हालात वाक़ात को देखते हुए आर्मी की यूनिफॉर्म पर किश्तवाड़ के अंदर पाबंदी आयद कर दी है कि आप इसको बेच नहीं सकते हैं, यानी सिर्फ आर्मी के अंदर जो बिकती है वो बिकती है, बाहर सिविलियन के दुकानों पर आर्मी यूनिफॉर्म नहीं बिकेगी, न कोई सिविलियन इसको खरीद सकता है और ना ही कोई सिविलियन इसको बना सकता है। तीनों चीजें इस ऑर्डर के अंदर कर दी गई हैं। यह भी का साफ कर दिया गया है कि स्टोरेज ऑफ आर्मी यूनिफॉर्म और कमबैक ड्रेस जो है किश्तवाड़ जिले के अंदर, इस पर मुकम्मल तौर पर दुकानदारों से कहा गया कि पाबंदी है, सिविलियन के हाथ बिल्कुल ना लगे। आर्मी अपने तरीके से बनाती है तो आर्मी का अपना रोल इसमें रहता है, लेकिन जो सिविलियन लोग कभी पैंट कभी शर्ट बनाते थे और लगाते थे, टी-शर्ट लगाते थे, इस पर फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है और यह साफ कर दिया है कि सेल, परचेज, स्टिचिंग और स्टोरेज पर
पाबंदी आयद कर दी और पाबंदी का इतलाक आज से शुरू हो गया है। ये एक और हुक्मनामा जो जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ की तरफ से जारी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कार्रवाइयां, सारे अहकामात पहलगाम हमले के बाद जारी हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते तनाव या ताल्लुकात में मजीद खराबी के बाद कई ममालिक, जैसा कल ही हमने आपको बताया था कि ईरान सालिस का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है और पेशकश भी सालिसी के लिए की गई थी। अब ईरानी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, खासतौर से पहलगाम हमले की मजम्मत की गई है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात करने से पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में माफ़ कीजिएगा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान जम्मू कश्मीर के जनूबी इलाका अनंतनाग ज़िले में पहलगाम के अंदर होने वाली इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की जहां मजम्मत की गई ईरान की जानिब से और भारत की जानिब से अगर कोई कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ मौजूदा वक्त में की जाती है या भारत का जो सख्त मौक़िफ़ टेररिज्म के खिलाफ है, दहशतगर्दी के खिलाफ है, उसकी तायीद भी ईरान की जानिब से की गई है। इतलात यह है कि चंद घंटे पहले शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते के बाद वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात हुई है, जिसका मतलब यह है कि कल जो कुछ कहा गया था, यानी ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जो कहा गया था कि दोनों ममालिक में वो मीडिएटर का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं अगर दोनों ममालिक की ख्वाहिश हो, तो उसमें मजीद पेशरफ्त हो रही है। लेकिन ये सब ईरान की तरफ से हो रहा है, भारत या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इस पर कोई इस तरह की बात नहीं हुई। हाँ, खबरें ये ज़रूर हैं कि ये टेलीफोनिक राब्ता करने से पहले पाकिस्तान ने बहुत सारे ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात जिन जिन के साथ बेहतर है उनके साथ भी राब्ता किया है, जिनमें अज़रबैजान शामिल है, चीन को इन्वॉल्व किया गया है ताकि वो भी कोई अगर भारत की जानिब से सख्त इक़दामात मज़ीद उठाए जाते हैं तो वहाँ से भी कोई जवाबी कार्रवाई कर सके। लेकिन इन सब के दरमियान ईरान पहला ऐसा मुल्क है, इतलात यह है कि सऊदी अरब की जानिब से भी कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन ईरान ने बराह रास्त खासतौर से सदर के इस टेलीफोनिक राब्ते और उससे पहले मीडिएशन के लिए बराह रास्त पेशकश करना बताता है कि ईरान इस मामले पर साउथ एशिया के अंदर जो सूरत हाल पनप रही है दो जौहरी ताकतों के दरमियान, उस पर काफ़ी संजीदगी से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इधर खबर जरा पाकिस्तान के हवाले से भी, शहबाज शरीफ मौजूदा वक्त में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पाकिस्तान की भी जहां नज़र है, लेकिन पहलगाम हमले पर शहबाज शरीफ ने खुलकर पहली मरतबा मुतालबा किया। एबटाबाद के अंदर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जानी चाहिए और कहते हैं कि अगर शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात होती हैं तो पाकिस्तान उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है। न्यूट्रल तरीके से भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं किया गया है। भारत सरकार का एक वाज़ेह मौक़िफ़, 5 बड़े फैसले हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सूरत हाल इस वक्त है उस दरमियान पहला ये स्टेटमेंट हमले की मजम्मत भी की गई। सिंध आबी मुआहदे पर भारत सरकार ने जो इक़दामात उठाए, कहा कि पानी रोकना जंग शुरू करने जैसा है, लेकिन पहलगाम हमले में पाकिस्तान पहली मरतबा शायद थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ इस मामले में दिखाई पड़ा है, जहां अब तक वो बराह रास्त हम देख रहे थे कि भारत से मुकाबले की भी कोशिश थी, जो यहां से इक़दामात किए गए, जवाबी कार्रवाइयां करने की कोशिश हुई सिफारती सतह पर, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से पहली बार इस बात को माना गया कि मुश्किल सूरत हाल है और इसमें अगर मुज़ाकराती अमल भी होता है, उस तरफ इशारा भी किया गया कि गैर जानिबदाराना तहकीकात होती है तो पाकिस्तान अच्छा, 3 दिन लगे जी पहले पाकिस्तान को कंडमनेशन में, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के वुज़रा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम इसको देते रहे और लगातार कहते रहे कि जनाब ये भारत सरकार की तरफ से खुद किया गया। 3 दिन के नैरेटिव को सेट करने के बाद यू टर्न अचानक से तमाम पॉलिटिक्स में आया, जब भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि सिंध आबी मुआहिदा, भारत सरकार ने तिजारत को ख़त्म करने के लिए सरहदों को सील करने की बात कही और ये कहा कि जनाब अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। उस दौरान भी जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 10 तरह की बातें हो रही थी, उसके बाद अब अचानक से यू टर्न आया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि दबाव बढ़ता हुआ उनको नज़र आ रहा है, सूरत हाल ख़राब होती हुई उनको नज़र आ रही है और यही वजह है कि अब वजारत खारजा जो पाकिस्तान का है
अगर आप खबरों को सही माने तो वो लगातार इस कोशिश में, जैसे आसिफ आप बता रहे थे कि दोस्त मुल्कों के साथ राब्ता करें और भारत तक ये पैगाम पहुंचाए कि जनाब अब आप कोई कार्रवाई ना करें, थोड़ा आगे रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। कल तक ये लोग बता रहे थे कि जनाब पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आज कह रहे हैं जनाब न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की भी इसमें छानबीन होनी चाहिए, तो हम आपके साथ हैं। तो ये यू टर्न जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आया है, इस पर पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत बड़े सवाल जो है वो उठ रहे हैं। तो फिलहाल दो बातें आपको सुना देते हैं, एक कि वो अगर न्यूट्रल कोई रास्ता होता है, कोई बातचीत होती है तो उसके लिए तैयार, और दूसरा सिंध तास आबी मुआहिदे पर पहला बराह रास्त कमेंट इसी तकरीब से शहबाज शरीफ। On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of. बात तो आप सुन रहे थे, बॉडी लैंग्वेज खुद बता रही है कि तनाव कितना है, क्योंकि जो हर गुजरते दिन के साथ वहां पॉलिटिक्स में चेंज आ रही है वो ये बता रही है क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल एक और इमरजेंसी पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दी गई है और ये मेडिकल इमरजेंसी है, और पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग और पाकिस्तान के जो सरकर्दा अखबारात हैं उसमें इस बात को बड़ी तेजी के साथ शाया किया गया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के तिजारत मुनक़ता हो गए हैं, ख़त्म हो गई है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी जैसी हाल बन चुकी है। भारत के साथ जो ट्रेड चल रहा था वो ख़त्म हुआ है। अब ये इमरजेंसी कहाँ पर हुई है, तो दवाइयों की किल्लत पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी स्टेप्स लिए गए हैं ताकि फार्मा सप्लाई, यानी दवाइयों की जो सप्लाई है जो भारत की तरफ से हॉल्ट की गई है, रोक दी गई है, इस पर ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पर ना पड़े, लोग परेशान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान का ड्रग रेगुलेटरी कंफर्म कर रहा है कि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ, चाहे वो छोटी सी छोटी टैबलेट जिसे आप पैरासिटामोल कहते हैं यहाँ पर, वहाँ एक और नाम से इसको बेचा जाता है, तो वो भी उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन सप्लाई है, वो यहाँ से चली जाती है। पाकिस्तान अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहा है, चीन के साथ राब्ते में है, रूस के साथ राब्ते में है, यूरोप के साथ राब्ते में है, ताकि वहाँ पर दवाइयों की किल्लत ना हो। फार्मा लीडर जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर है, उनका ये मानना है कि जनाब अभी जो ट्रेड बैन हुआ है और जिस तरीके से बैरूनी मुल्कों से, दीगर मुल्कों से इसको लाना है, ये मजीद महंगा हो सकता है और मजीद परेशानियां बढ़ सकती है। फिलहाल जो तिजारत बंद हुई है करंटली पाकिस्तान और भारत के बीच में, अगर दवाइयों की हम बात करें, जो सिर्फ दवाइयाँ थी, तकरीबन 40 से 45% दवाइयाँ भारत से जो मेन चीज़ें जाती थी, रॉ मटेरियल जाता था, वो जनाब जाता था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में फिर अपने तरीके से वो बनता था, वो सारी सप्लाईयाँ जो है वो रुक चुकी है। और अब इस चेन को जिस तरीके से बुरी तरह से मुतासिर हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और अब उसको न्यामुल बदल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सप्लाई जो ख़त्म हो रही है वो एंटी राइबीज़ की है, वैक्सीन्स की है, एंटी स्नेक वेनम की है, कैंसर थेरेपीज़ है, और दीगर क्रिटिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो भारत से वो लेते थे, वहाँ पर बनाते थे अपने नाम से, वो तमाम सप्लाई रुक गई हैं। और एक और धचका जो है वहाँ पर इस वक्त लगता हुआ नज़र आ रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया ने आज इस बात को सरेआम तस्लीम कर दिया है कि पाकिस्तान किस तरीके से प्रेशर के अंदर है, क्योंकि हर तरफ से सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। बड़े फैसले और दीगर ममालिक के साथ रवाबित बताता है कि पाकिस्तान के अंदर तिजारती सरगर्मियां भारत के साथ मुअत्तल होने के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो रही है।
आगे बढ़ते हैं, सलामती सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है तो आपको ये भी बताते हैं कि सरहदों पर जहां मुसलसल तीसरी रात भी नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की जानिब से हुई है, सरहदी इलाकों के अंदर शदीद किस्म की सूरत हाल या मजीद अलर्ट इस वक्त अनाउंस कर दिया गया है या अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अलग अलग मकामात पर ख़ास तौर से जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, अगली चौकियां हैं या जिनको अग्रिम चौकियां आप बताते हैं, उन तमाम इलाकों के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज की जानिब से मजीद मोर्चा संभाला गया है। खबर यह है कि जब आर पार गोलीबारी हो रही है तो सलामती सूरत हाल खराब होते ही या सरहदों पर पुरतनाव की इस कैफियत के दौरान सरहद के करीब रिहाइश पजीर लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है। ज़ेरे ज़मीन बंकरों में दोबारा सफाई का काम शुरू हुआ, जो कल भी एक स्टोरी के जरिए आपको हमने बताया। और पीर पंचाल बेल्ट का एक बड़ा हिस्सा जो शुमाली कश्मीर की तरह ही यानी राजौरी, पुंछ, नौशहरा आसपास के इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते हैं। इसके अलावा उड़ी, केरन, टंगधार, गुरेज में इन इलाकों के भी इंडिविजुअल कम्युनिटी बंकर्स की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक भारत सरकार की जानिब से जो बड़े फैसले लिए गए उसके बाद इन इलाकों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ कार्रवाइयां हुई, उससे भी और उसके बाद फिर से फायरिंग सरहद पार से होती रही, उसने दोबारा से खौफ तारी कर दिया है। मुतद्दिद मकामात पर बंकर जो लोग भूल चुके थे एक तरह से, लेकिन दोबारा इन इलाकों के अंदर कामकाज शुरू होने का मतलब यह है कि ऑल इज नॉट वेल। दूसरी तरफ उन आर्मी पोस्ट के करीब जहां जो सरहदी बेल्ट में है, आर्टिलरी वेपन से दोबारा फायरिंग शुरू की गई, यानी मशकें फौजी हुकाम की जानिब से शुरू की गई हैं। इन सब के दरमियान अनप्रमोव्ड फायरिंग या जो बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है उसका जवाब देने के लिए कार्रवाइयां हो अलग अलग मकामात पर होती है। और सिलसिले में कल ये नोटिस भी जारी किया गया 26 से 28 अप्रैल 2025 और 29 अप्रैल के दरमियान उन इलाकों में जहां पर आर्मी की तरफ से एक्सरसाइज या फौजी मशकों का आगाज किया गया, उन एरियाज के अंदर ना तो आम लोग जाएंगे ना अपने माल मवेशी को छोड़ेंगे। खासतौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जंगलात वाले इलाके हैं, रोजमर्रा के कामकाज होते हैं, माल मवेशी को लोग जाते हैं, उन इलाकों में लोगों को जाने से जहां कहा गया कि आर्टिलरी की फायरिंग शुरू हुई है, आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि वो इन इलाकों में ना जाए ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। और ये 28 या 29 तारीख तक, फिलहाल परसों तक इसी तरीके से सिलसिला रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो सूरत हाल है, राजौरी, पुंछ के अलावा बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, सरहदी बेल्ट, जम्मू सूबे में जो इंटीरियर बेल्ट है जिसमें कठुआ, हीरानगर, प्रॉपर सांबा, आरएसपुरा का इलाका, इंटरनेशनल बॉर्डर, उन इलाकों में भी जबरदस्त निगरानी की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद अभी एक हफ्ता मुकम्मल नहीं हुआ है, भारत और पाकिस्तान की तमाम सरहदें इस वक्त गुजरात से जम्मू कश्मीर तक अलर्ट पर रखी गई हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते इस समय भारतीय सेना के द्वारा आर्टिलरी एक्सरसाइज शुरू की गई है। ये आर्टिलरी एक्सरसाइज जो कि प्लांवाला सेक्टर के एक स्थान पर हो रही है, उस स्थान के नाम नहीं ले सकते सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन प्लांवाला सेक्टर के एक स्थान पर इस समय आर्टिलरी एक्सरसाइज जो है उसे शुरू किया गया है। आर्टिलरी एक्सरसाइज इस समय जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच इस समय काफी ज्यादा तनाव बढ़ चुका है और भारतीय सेना इस समय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो भारतीय सेना सक्षम है और उस स्थिति का जवाब देने के लिए भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि जो इलाके में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी सूचना जारी की गई है। उन्हें ये कहा गया है कि करीबन 8 से 4 बजे का समय रखा गया है, जहां जिस समय ये आर्टिलरी एक्सरसाइज होगी उस समय उस स्थान पर जो है वो लोग जो है वो ना पहुंचे और वहां पर पशुओं को ना भेजे, इस प्रकार की सूचना भी जारी की गई है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि वो भारतीय सेना के साथ है, वो भारतीय सेना के साथ जो है वो खड़े हैं और पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर पाकिस्तान के कब्जे में जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान के द्वारा आर्टिलरी को तैनात किया गया है और साथ ही साथ वहां पर जो इलाके में लोग रह रहे हैं वहां पर पाकिस्तान की सेना के द्वारा जो है उन लोगों को भी हटा दिया गया है। आप देख रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं और दूसरी तरफ से जरा नताइज की भी बात करते हैं। ये नताइज कब सामने आएंगे, जो कुछ चल रहा है आपके सामने, ये तो अलग बात है, लेकिन उन तलबा की भी बात करते हैं जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन दे दिया है। सूबा कश्मीर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि जिन तलबा ने अपने इम्तिहानात दिए हैं वो कमर कस ले, क्योंकि नताइज के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कमर कस ली है। बड़ी खबर कि 10वीं और 12वीं जमात के नताइज बहुत जल्द आ सकते हैं और इस ज़िमन में पहली मरतबा ये होगा कि 10वीं
और 12वीं जमात के नताइज एक साथ आ सकते हैं। बड़ी खबर कि प्लानिंग इस तरीके से की गई है कि 10वीं और 12वीं के नताइज जो है वो एक साथ आए और स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां कर ली हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 30 अप्रैल को दोनों नताइज आ सकते हैं, अगर 30 को नहीं तो 1 मई को ये नताइज आप हमारे सामने होंगे। 80% चांस ये है कि रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा 12वीं जमात का वो 30 अप्रैल को ही होगा और अगर कोई तब्दीली हुई तो 1 मई को ये हो सकता है, यानी 30 तारीख को अब ये नताइज जो है वो सामने आ सकते हैं। 10वीं और 12वीं जमात के नताइज एक साथ निकालने के हवाले से तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और सरकारी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पहली मर्तबा अपना तमाम स्टाफ और तमाम चीज़ें जो है वो तैयार रखी हैं, क्योंकि कानून के अंदर जो एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन 10वीं 11वीं 12वीं के हुए थे इसमें लाखों की तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया था और जब हम 10वीं जमात की बात करते हैं तो 1,32,000 से ज़्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया और 11वीं जमात में 1,20,000, 12वीं जमात में 1,02,298 सूबा कश्मीर के अंदर जो है वो इम्तहान दिए और इन लाखों लोगों के नताइज का ऐलान जो है 30 या 1 मई को आ सकता है। तो याद रखिएगा काउंटडाउन आपका शुरू हो गया है। जिन जिन बच्चों ने इम्तिहान दिए हैं स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कमर कस ली है और इन लाखों लोगों के नताइज या तो 30 अप्रैल को हमारे पास होंगे या ज्यादा से ज्यादा 1 मई को वो नताइज सामने आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा सरहदी इलाकों की भी साथ साथ हो रही थी, साथ साथ इम्तिहानी नताइज, पहलगाम हमले के बाद होने वाली सूरत हाल पर वापस आपको लिए चलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां अलर्ट जारी किया गया, वहीं भारत पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाद बैनुल-अक़वामी सरहद पर मकामी पुलिस और अवाम के दरमियान मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मकवाल इलाके में, सांबा, जम्मू, हीरानगर और आसपास के इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज किया गया है। लोगों के साथ मुलाकातें हो रही हैं और पंचायतों के अंदर होने वाली मुलाकातों के मुताबिक जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि मकामी लोगों को कहा गया कि वो क़ब्ल अज़ वक्त इन इलाकों के अंदर जो सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर हैं या जिनकी ज़मीनें हैं वहाँ पर वो फसलें पहले से ही काट लें। अलग अलग मकामात पर पुलिस के ज़िम्मेदारान और BSF के अफसरान लोगों से उनकी राय भी मांग रहे थे। आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, अगरचे कोई तारीख फिक्स नहीं की गई है, लेकिन कुछ लोगों से सरहदी इलाकों में कहा गया है कि वो फौरन से जो बॉर्डर के बिल्कुल पास हैं, जीरो लाइन पर हैं, वो जल्द से फसल काट लें। मकवाल के इलाके में जब ये मीटिंग हुई तो ये भी कंफर्म हुआ कि मकामी लोगों का भी ओपिनियन लिया गया। सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है, बंकरों की तामीर के हवाले से या खस्ता हालत के हवाले से भी बात हुई है, इस हवाले से भी मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल को जाकर मज़ीद सूरत हाल ख़राब ना हो। और याद रखिएगा ये कौन से इलाके हैं, 21, 22, 25 या 30 बरसों के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर लोगों ने अपनी ज़मीनों का वापस सीज फायर जब मुआहदे पर इत्तफाक हुआ 2021 में 24-25 फरवरी को DGMO लेवल की बातचीत के बाद, तो उसके बाद सरहदें खामोश हुई, लोगों ने दोबारा से काश्तकारी शुरू यहाँ पर की, दोबारा से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात उनके फेवर में नहीं गए। पहलगाम हमले के बाद फिर से सूरत हाल ख़राब हुई है और अब मीटिंग्स का दौर, ताकि लोगों को भी अवेयर फौरन से किया जा सके, खराब सूरत हाल में क्या किया जा सकता है, पहले से प्लान तरतीब दिया जा सके। देखिए, हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज की पब्लिक मीटिंग जो है वो लोगों से मिलना था। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि अपने लोगों के बीच आना, सबके साथ इस टाइम कटाई का टाइम चल रहा है और काफ़ी टाइम से इस एरिया के अंदर मीटिंग नहीं हुई थी हमारी। और साथ ही साथ जो हमारा युवा समाज आज की दौर में नशे की ओर बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर जो है बातचीत हुई है और यहाँ के लोगों का जो जोश देख के हम भी एनर्जी लेके वापस जा रहे हैं। हमारे बीच में साहब जो हैं, इन्होंने 2 लड़ाइयाँ देश के लिए लड़ी हैं और ये 4 जैक राइफल से हैं, इनके साथ बात हुई और जितने मोअज़्ज़ज़ आदमी थे उनके साथ बात हुई और बहुत अच्छा लगा। एंड
जो यहाँ के युवा हैं उनके साथ भी आज इंटरेक्शन हुई है। पुलवामा हमला तो नहीं है, वो तो काफी टाइम हो गया। हाँ, पुलवामा हमला तो 2019 में था। चलिए, मकामी लोगों के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। मजीद नुकसान से बचा जा सके, सरहदी इलाकों के अंदर इस वक्त की सिचुएशन पर मुसलसल नजर है और मकामी लोगों से ताउन की भी अपील की गई है। ये तो वो खबरें थी जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल है, लेकिन हुकूमती सतह पर जहां बैक टू बैक इकदाम भी हो रहे हैं, मुसलसल सूरत हाल पर नजर है, वहीं सियासी जमातों की जानिब से बयानात भी सामने आ रहे हैं और सवालात भी हुकूमती इदारों से पूछे जा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर भी और श्रीनगर के अंदर भी कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुए। हुकूमत अगर जवाबी कार्रवाई कोई पाकिस्तान के खिलाफ करती है, इकदाम उठाती है, सिफारती सतह पर ताल्लुकात मुनक़ता करने के बाद कोशिशें या इकदाम होती हैं, तो भारत सरकार के साथ तमाम अपोजिशन जमातें हैं, यह अनाउंसमेंट की गई या तमाम लोगों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के दरमियान कुछ सवालात भी पूछे जा रहे हैं, कुछ माहिरीन। लेकिन अब कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर सियासतदान है, एक वसी तजर्बा है, जो कहते हैं कि मौजूदा वक्त में भारत सरकार ने फैसला तो ले लिया है कि सिंतास आबी मुआहिदा आर्जी तौर मुअत्तल रहेगा या पाकिस्तान जब तक मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। लेकिन कांग्रेस सदर का ये सवाल हुकूमत से कि क्या मुल्क के पास जब पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा तो ये पानी का जखीरा कहां पर किया जाएगा? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ढांचा हमारे पास इस वक्त दस्तयाब है? एक तो ये सवाल पूछा गया। दूसरा, ऑल पार्टी मीटिंग जो 24 तारीख को दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद हुई थी, प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं गए थे। प्रधानमंत्री की न जाने पर, वजीर आजम के न जाने पर कहा कि ये बड़ा अफसोस का मकाम है, इतनी बड़ी मीटिंग तमाम पार्टियों को मदऊ किया गया, लेकिन मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर को भेज दिया गया। मीटिंग की सदारत खुद प्राइम मिनिस्टर करते तो शायद बेहतर होता। लेकिन दूसरा सवाल, कहा कि इल्जामात का ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है, जब मजीद खामियां होंगी, अगर हुकूमत इस हमले के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती तब हम सवाल मजीद पूछेंगे। लेकिन एक बुनियादी सा सवाल, क्या भारत कहीं मुस्तकबिल में नुकसान तो नहीं उठाएगा? इस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने बयान में दिए हैं। एक ये कि इंडस वाटर ट्रीटी, सन 60 की ट्रीटी पर जिस तरीके से भारत सरकार ने मौक़िफ़ लिया है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं और आगे हम देखेंगे जी क्या करेंगे, तो क्या हमारे पास वो तैयारियां हैं, डैम्स बने हैं जहां पर हम पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, फिर ये भी कहा कि जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, रादर वी सी कि हाउ इट हैपन, जो हालात बनाए जा रहे हैं वो भी सही नहीं है और हमने अपने सिक्योरिटी ग्रिड और सिक्योरिटी रिव्यू को भी देखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कांग्रेस एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के अब जाकर इस पूरे मामले पर सवाल भी उठा रही है और बात भी सामने कर रही है। चलिए जनाब, चलते चलते आपको बताते चलें कि एक और एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये एडवाइजरी है जी रेलवे डिपार्टमेंट के लिए। और रेलवे महकमा मुतहरिक पूरे मुल्क के अंदर नजर आ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच पुरतनाव सूरत हाल के बीच रेलवे ने अपने अमले और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दस्ते तैनात कर दिए हैं, यानी खसूसी दस्ते, JRF दस्ते या जिन्हें आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, उनकी तैनाती मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दोबारा से कर दी गई है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलर्ट आपको याद होगा कि खुफिया एजेंसियों ने दिया था पहलगाम हमले के फौरन बाद, और उसके बाद ही वजारत रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर की तमाम रेल प्रोजेक्टों पर हिफाजती दस्तों की तैनाती कर दी गई है। मुल्क के हसास जंक्शनों और रेलवे स्टेशनों पर मजीद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस लगा दिए गए हैं और हिफाजती इक़दामात को मजीद बेहतर और सख्त करने की बात भी सामने रखी जा रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि दाखिला वजारत मुकम्मल तौर पर इस पूरे मामले पर भी देख रही है, थ्रेट जो राइज हो रहे हैं उस पर भी देख रही है, लेकिन सूरत हाल बेहतर हो इस ज़िमन में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक तमाम रेलवे नेटवर्क पर नजर भी रखी जा रही है। हसास मकामात पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस की तैनाती भी कर दी जा रही है और मुश्तबे अफराद पर नकेल भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कसने का सिलसिला लगातार जारी है। खुफिया इतला मिलने के बाद रेलवे इदारा भी काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर आ चुका है। शिल्पा शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, हमारी नुमाइंदा जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, खबर यह है कि खुफिया रिपोर्ट आने के बाद मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला यह है कि एंटायर रेलवे नेटवर्क सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के आसपास सिक्योरिटी को सख्त कर दिया जाएगा।
हालात जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के अंदर, तो सिचुएशन किस तरीके की दिख रही है आपको ग्राउंड जीरो पर? कितनी सख्त टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है हर महाज पर? उसको बोला था चलिए जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। हमें आप देंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे, लेकिन खबर, तज्जिया और तबसरा गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। पिछले 2-3 दिन से हम कोशिश बड़ी कर रहे थे कि आपकी फ़ोन कॉल्स को ले पाएँ, क्योंकि ख़बर का बहाव इतना ज़्यादा हो रहा है और जो हालात बने हैं उसमें ख़बर कोई छूटे ना और आपको पल पल का अपडेट करें, इस वजह से आपकी फ़ोन कॉल्स को नहीं लेते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे, चूँकि कल सेशन भी यहाँ जम्मू के अंदर होना है, एक रोज़ा सेशन भी होगा, थोड़ी सी राहत ज़रूर खबरों में मिलेगी, तो कोशिश करेंगे कि आपकी फ़ोन कॉल्स को कल ज़रूर 8:45 के बाद ले, ताकि आप अपनी बात को रख सकें। मुल्क की सलामती सूरत हाल पर भी आप अपनी बात रखेंगे, तो कोशिश करेंगे कल ज़रूर आपकी फ़ोन कॉल्स को। फिलहाल हम सबको देंगे आप इजाज़त। आप संडे को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, खबरों से बाखबर रहिएगा, गुलिस्तान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हम नासर।